चेक कर। हेलो 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 हेलो। ओके। और मैंने सक्सेसफुली इतना टाइम गुजार लिया कि माइक मेरे तक पहुंच गया। आपको पता है ये मसले भी ना हमें एडजस्ट करने होते हैं। मैं भी पढ़ाना शुरू कर देता, फिर बाद में पता लगता सर वो पीछे वाला दोबारा रिपीट कर दें, रिकॉर्डिंग हुई नहीं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों को पता लगता जा रहा है ये क्लास यूट्यूब पे आ रही है, वैसे वैसे बच्चे कम होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं लो हमें पहले पता होता, हम खामखा इतनी दिक्कत करके आए। यूट्यूब पे आराम से डाउनलोड करके रख लेंगे, पेपर के बाद देख लेंगे उसे। तो जो ये सोचते हैं ना कि मैं सहूलत ऐड कर लूँ, वो नहीं फिर कर पाते। फॉर द पर्पज़ ऑफ रेफरेंस मैं कैमरे पे बता दूं, आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई है आज, 11 जुलाई 2023 है। तो जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उस वक्त आपको समझ आएगा कि आपने जब लेक्चर को ऑनलाइन पे शिफ्ट किया ये सोच के कि मैं फ़िज़िकली ना लूँ, तो आप आज ज़रा वो उसमें जाएं कंप्यूटर में राइट साइड पे नीचे और क्लिक करके देखिए आज क्या तारीख आ रही है। इस वक्त लाइव तो ये है, लेकिन ये लोग जब तक ये मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे ना, तो उस दिन वो राइट साइड पे 17, 18, 20, 22, 25, 28, 35 इस तरह की तारीखें आ रही होंगी। इतनी आगे चली जाएगी। 35 से मुराद है अगले महीने की 5 तारीख आ जाएगी जी। हाँ, या 11 सितंबर आ रही होगी। हाँ, तो 11 जुलाई 2023 को अपने लेक्चर देखा। तो एक बात है, फिजिकल क्लास का एक फ़ायदा होता है कि फिर चीज़ पेंडिंग नहीं होती। आप आके चाहे अच्छे मूड से चाहे बुरे मूड से क्लास सुन ज़रूर लेते हैं। हम बात कर रहे थे इंटरनल एनालिसिस में कि हमने देखना है अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज के बाद देखना है हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और क्या हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करके अपनी कंपिटेंस बना पाते हैं या नहीं। रिसोर्स है अकाउंटिंग का अच्छा टीचर, रिसोर्स है एक अच्छा कमरा जिसमें क्लास दी जा सकती है, कैपेबिलिटी है इस टीचर से क्लास दिलवाने की सलाहियत, और कंपिटेंस क्या है कि जी FR1 का एक स्ट्रॉन्ग क्लास हो रही है कॉलेज के अंदर। रिसोर्स वो जो इनपुट है, कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग है, और कंपिटेंस आउटपुट है। अक्सर लोग ये सारी डिस्कशन के बाद बार बार परेशान हो जाते हैं, भाई रिसोर्स क्या है, अच्छा समझ आ गया, फिर कंपिटेंस क्या है, अच्छा कंप्यूटर समझ आ गया, फिर कैपेबिलिटी क्या है। तो रिसोर्स इनपुट्स है, कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग है, और कंपिटेंस आउटपुट है। रिसोर्स आपके पास एक कमरा मौजूद है, आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद है, आपके पास कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स मौजूद हैं, ये है रिसोर्स। कैपेबिलिटी क्या है, आपके अंदर की वो आग जो बड़ा देर से जागती है, वो आग जो आपको मजबूर करे कि कंप्यूटर के करीब जाओ, कुर्सी पे बैठो और लेक्चर को प्ले करके देखो, ये कैपेबिलिटी है। और जब आप ये कर गुजरेंगे तो आपका MFA तैयार हो रहा होगा। MFA तैयार हो रहा है, ये क्या बन गया, कॉम्पिटेंस। तो रिसोर्सेज इनपुट है जिसकी बेस पे आप कुछ कैपेबिलिटीज़ का इजहार करेंगे, जिसके बाद आप अपने इदारे में कुछ कॉम्पिटेंस डेवलप कर लेंगे। तो बिजनेस भी ऐसे करता है, रिसोर्स पकड़ता है, उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से प्रोसेस करने की सलाहियत सीखता है, जिसकी वजह से वो अपने एक रिसोर्स को खाली रिसोर्स नहीं रहने देता, अपनी बना देता है कॉम्पिटेंस। फिर कॉम्पिटेंस से आगे का सफ़र शुरू होता है कि ये कोर कॉम्पिटेंस बन सकती है या नहीं। कोर कॉम्पिटेंस ऐसी है जो इतने आराम से कंप्यूटर के पास नहीं है, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। फिर उससे अगले लेवल का जहाज शुरू हो जाता है, क्या ये सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस बन सकती है। सस्टेनेबल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हर कोर कॉम्पिटेंस सस्टेनेबल नहीं हो सकती। तो बिजनेस ज़्यादा एंजॉय करता है सस्टेनेबल कोर कॉम्पिटेंस को, जो दूसरी कोर कॉम्पिटेंस है वो कंपेटिटर पैसे खर्च करके ख़रीद ही लेता है। अब हमने अपने रिसोर्सेज का एनालिसिस करना है कि हमारे रिसोर्सेज किस तरह के हैं और हमने उनको कैसे लेके चलना है। तो रिसोर्सेज के एनालिसिस के लिए कुछ मशहूर ज़माना जो टेक्निक्स हैं उनकी बात करते हैं। रिसोर्सेज और कंपिटेंस के इस कंबाइंड एनालिसिस में 4 टेक्निक्स काफ़ी इस्तेमाल होती हैं। दैट इज़ वैल्यू चेन, हम पढ़ चुके हैं। कैपेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ एंटिटी, एंटिटी क्या करने की सलाहियत रखती है, हमारी किताब ने हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं बताया। रिसोर्स ऑडिट और स्वॉट एनालिसिस, रिसोर्स ऑडिट और स्वॉट एनालिसिस हमारे सिलेबस में है।
रिसोर्स ऑडिट क्या है, आप अपने जितनी भी तरह के रिसोर्सेज हैं उन सबको लिस्ट डाउन करें। आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, मैनेजमेंट रिसोर्स कितने हैं, रॉ मटेरियल, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल, फाइनेंशियल, इंटरनल कंट्रोल, सब के सब लिखें, उनको अपने सामने लिस्ट डाउन करें। सामने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इस टेबल को रट्टा नहीं मारना, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ह्यूमन रिसोर्स से मुराद क्या है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफोर्स, लेबर टर्नओवर, स्किल्स कितनी है। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजर की स्किल्स कितनी है, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी कैसे है। रॉ मटेरियल की बात करें तो कौन से सोर्सेज से ले रहे हैं, किन सप्लायर से ले रहे हैं, कितनी कॉस्ट पड़ रही है। नॉन करंट एसेट की बात करें तो कौन से एसेट है, उनकी आज वैल्यू क्या है, क्या कंडीशन है, उनको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग एसेट्स को लिस्ट डाउन करें और देखें कि वो आपके रिसोर्सेज हैं। यानी हम बैठ के एक दफ़ा अंदाज़ा लगाएं कि एट SBI हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। तो हम कहें हमारे पास कमरे हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमारे पास पास पेपर्स हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से इक्विपमेंट हैं, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, कुछ मैनेजमेंट है। इन सारों को लिस्ट डाउन करें और फिर इसके ऊपर लगाएं वायरो फ्रेमवर्क। वायरो फ्रेमवर्क क्या है, VIRO, वैल्यू, इमिटेबिलिटी, रेरिटी, ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिसोर्सेज हमने लिस्ट डाउन किए हैं ये वैल्यू दे रहे हैं। एक पंखा है उधर और उस तरफ को मुंह करके लगा हुआ है, रिसोर्स है। मैंने इस पंखे को कभी चलते नहीं देखा, क्योंकि ये चलेगा तो शोर करेगा। ये सूफ़ी का पंखा है और सूफ़ी नाम है एतमाद का। ये ख़ास तौर पे इस नीयत से लिया गया है कि ये थोड़ा साउंड प्रूफ किस्म का है। ये दरमियानी रफ्तार पे आवाज़ नहीं देता, लेकिन जो दीवार वाला पंखा होता है वो दरमियानी रफ्तार पे भी बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है। कमरे में रिसोर्स मौजूद है, मुझे आज तक इसने वैल्यू नहीं दी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस पंखे। ठीक है, ये पंखा प्रिंसिपल ऑफिस में मेरे सर के ऊपर लगा होता, मुझे कम से कम सुकून तो देता। ठीक है, ये तो कहने का मतलब है कि रिसोर्स है लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा। आप अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, आप एक रिसोर्स को देख के खुश होते रहे कि यार बड़ा प्यारा पंखा है, चलता नहीं है, पंखा बड़ा चौकस है, बेहतरीन है। ये ऐसे ही है जैसे अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ होता तो प्रोजेक्टर के बाद क्या होता है कि आप प्रोजेक्टर के करीब वाली लाइटें नहीं ऑन कर सकते। जब वो आप लाइट्स ऑन करते हैं नज़र ही नहीं आता। तो जब वो लाइट्स लगी हुई हों और कभी ज़िंदगी में उन्होंने ऑन ही ना होना हो तो ऐसी लाइट्स को फेंक देना चाहिए किसी दूसरे कमरे में, ताकि कहीं तो वैल्यू दे। तो रिसोर्सेज वैल्यू दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये इमिटेबल है। इमिटेबल निकला है वर्ड इमिटेशन से। ख़वातीन समझती हैं इमिटेशन, ज्वेलरी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसको हम पता नहीं मतलब आप कहते हैं या नहीं कहते, मैंने तो सुना है उसको इमिटेशन कहते हैं। नहीं, फिर क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो आसान अल्फाज है ना, मुश्किल लफ्ज़ में उसे क्या कहते हैं? चलें, आपने एक काम करना है, किसी ज्वेलरी वाले के पास जाके कहना है मुझे इमिटेशन दिखा दें। वो कहे जी क्या? तो इमिटेशन, ख़वातीन ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं है दूर दूर तक। तो बहरहाल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो असल ज्वेलरी की कॉपी है, ओ अच्छा ठीक है, ख़वातीन क्यों मानेंगी, वो कहेंगे हम तो असल वाली ज्वेलरी। ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर कोई खातून मुझे सुन रही है तो दिल में उसने सोचना है कि क्या उसने कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ली है, अगर ली है तो उसको इमिटेशन कहते हैं। तो इमिटेशन कहते हैं कॉपी को, इमिटेबिलिटी किसे कहते हैं? कॉपी करने को। तो ये जो रिसोर्स है क्या ये कॉपी हो सकता है? मैं कहूँ ज़बरदस्त, मेरी क्लास में एक ऐसा टीवी है जो टीवी जो है ना बड़े ब्राइट इमेजेस के साथ चीज़ दिखाता है, और कैमरे पे जब भी प्रोजेक्टर का इमेज रिकॉर्ड होता है बड़ा ब्लर रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड होता है। तो वैल्यू तो दे रहा है अच्छी, लेकिन कॉपी भी हो सकता है। जैसी वो वीडियो किसी ने देखी कंप्यूटर ने, उन्होंने कहा अच्छा आप समझ आया ये गेम है, वो भी ले आए। तो इमिटेबल है, वैल्यू दे रहा है लेकिन इमिटेबल भी है। तो आपने चारों सवालों के जवाब के हिसाब से देखना है कि ये रिसोर्स आपको कितनी वर्थ दे रहा है। आपको वैल्यू दे रहा है, इमिटेबल है। फिर रेयरिटी, डू कंपेटिटर ओन सिमिलर रिसोर्स, और क्या ये रिसोर्स यूनिक है? समटाइम रिसोर्स ऐसा होता है कि इतना यूनिक होता है कि वो किसी के पास हो ही नहीं सकता। अगर वो किसी के पास नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक अगर कॉलेज ये कहे कि वो 25-30 साल से चल रहे हैं, ये उनका एक ऐसा फीचर है जो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, और जब तक कॉपी करेगा तब तक उनका 50 साल का तजुर्बा हो चुका होगा। ये रेयर रिसोर्स है।
इसमें रेयरिटी है, ये कॉपी नहीं हो सकता, ये ऐसा यूनिक है कि ये किसी के पास भी नहीं हो सकता। देन ऑर्गेनाइजेशन, क्या एंटिटी ऑर्गेनाइज है कि वो रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। मैं कहूँ जी हमारे पास 10 LEDs पड़ी हैं इस तरह की, बस हमारे टीचर्स को ये नहीं पता कि इस LED के साथ क्या करना है, या हमारे स्टाफ को नहीं पता कि उस LED को किस जगह लगा के और किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो रिसोर्स का क्या फ़ायदा है जिसको आप इस्तेमाल सही से करना जानते ही ना हो। तो रिसोर्स वैल्यू दे, कॉपी आसानी से ना हो, रेयर हो तो फिर तो तूफ़ानी बात है ना, फिर तो इससे तो बड़ी गेम ही कोई नहीं है। और चौथा, ऑर्गेनाइज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑर्गेनाइज एनफ कि वो उसको यूज़ कर सके, तो फिर हम कहेंगे कि यस ये अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो आप अपना रिसोर्स ऑडिट करके देखेंगे कि किस पे वायरो फ्रेमवर्क पूरा अप्लाई करता है, किस पे कुछ अप्लाई करता है। जिस पे चारों अप्लाई कर गए वो तो आपका तूफ़ानी रिसोर्स है, उसको हमेशा ज़्यादा इज्जत देनी है, उसको हमेशा संभाल के रखना है, उसके ऊपर हमेशा सबसे ज़्यादा रिलाई करना है और उससे ज़्यादा कंपिटेंस जनरेट करते चले जाना है। बात समझ आई? ये एक एनालिसिस है रिसोर्स ऑडिट। दूसरा मशहूर सा एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस। सिर्फ रिसोर्सेज का ही नहीं है, बाहर की दुनिया का भी एनालिसिस है, एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस है। रादर देन आप हमेशा देखें कि आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आप ये भी देखें आपकी बुराइयाँ क्या हैं। रादर आप हमेशा ये देखें कि क्या क्या पॉजिटिविटी चल रही है दुनिया में और मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। आप ये भी देखें दुनिया में क्या क्या मुश्किलात चल रही हैं और मुझे उसका नुकसान क्या क्या कुछ हो सकता है। रादर देन कि आप ये देखें कि अरे वाह जनूबी पंजाब में सैलाब आ गया, और जब सैलाब आ गया तो वहाँ से लोग ज़मीन छोड़ के भाग जाएंगे, मुझे वो ज़मीन सस्ते में मिल जाएगी और पानी की छोड़ी हुई ज़मीन बहुत ज़रखेज़ होती है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक थ्रेट भी तो है, आप वो ज़मीन लेंगे तो क्या अगले साल सैलाब नहीं आ सकता। तो अगर खाली अपॉर्चुनिटी देखें तो अच्छा डिसीजन नहीं होगा, आपको थ्रेट्स भी देखने हैं। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ सोचते रहें और वीकनेस पे काम ना करें तो कस्टमर कहीं और चला जाएगा। सिर्फ वीकनेस को देख के मायूस होते रहें तो भी बात नहीं है। तो इस पर क्रूसीफॉर्म चार्ट बनता है। क्रूसीफॉर्म कहते हैं ये 2x2 का इस तरह का चार्ट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट। हम कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर है। इधर वाले दोनों पॉजिटिव हैं, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, इधर वाले दोनों नेगेटिव, वीकनेस और थ्रेट। तो ये एक स्वॉट एनालिसिस एक मॉडल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यूज़ होता है। पेपर में दो तरह से इसका इस्तेमाल आ सकता है, वो आपको एक इदारा दें और उस इदारे के कुछ फीचर्स बताएं, वही एक बड़ा सा सवाल जिसमें 3-4 पैराग्राफ हैं। आप उसे पढ़ते जाएँ, आपको स्ट्रेंथ समझ आती जाए, वीकनेस समझ आती जाए, अपॉर्चुनिटी समझ आती जाए, थ्रेट समझ आता जाए। दूसरा ये है कि आपको किसी फेमस इंडस्ट्री का नाम दे के कहें ज़रा इस इंडस्ट्री का स्वॉट एनालिसिस करें। जैसे उन्होंने एक दफ़ा कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री है या एयरलाइन एक कंपनी है, आप उसका स्वॉट एनालिसिस करें और आप अजम्पशंस भी ले सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में आप देखते हैं उस इदारे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है। मार्जिन कम है, मार्जिन ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों से ज़रूर आइडिया लेता। किताब ने एक एग्जांपल दी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की। उनका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनकी स्ट्रेंथ ये है कि उनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है रिसर्च का, उनके साइंटिस्ट हाईली स्किल्ड हैं, एडवांस इक्विपमेंट में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके 6 प्रोडक्ट्स पे पेटेंट्स हैं, रजिस्टर्ड फार्मूले हैं, प्रॉफिट मार्जिन बड़े अच्छे हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन उनकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, रिसर्च उनकी थोड़ी स्लो है, बड़ा पुअर रिकॉर्ड है रिसर्च से नई प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने का, और रीसेंट लेबर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब ये एक कंपनी की बात हो रही है, कंपनी की एग्जांपल दे रहे हैं वो कि कंपनी स्वॉट एनालिसिस करते हुए क्या क्या किस तरह से सोच रही होती है। तो यहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है हम, या उन्होंने कहा हम कहाँ वीक हैं, हम रिसर्च को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। होता क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां कई साल तक रिसर्च करती रहती हैं, तब जाके वो एक दवाई के फार्मूले पे पहुंचते हैं कि ये वो आइडियल फार्मूला है जिससे ये वाली बीमारी का हल मुमकिन है। तो इनका बड़ा स्लो ट्रैक है, पुअर रिकॉर्ड है रिसर्च को नई प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने का। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उन्हें लग रहा है मार्केट डिमांड बहुत बढ़ रही है, दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज अभी तक हुई नहीं है। अचानक से कोविड आ गया तो उन्हें समझ आ गया कि भाई मतलब अभी भी ऐसी बीमारियां हैं जो अचानक से आ जाएं जो लोगों को परेशान करें, तो जो जितनी अच्छी रिसर्च करके जितना तैयार होकर बैठा हुआ होगा उतना ज़्यादा मार्केट में लीड ले जाएगा। थ्रेट, 2 मेजर कंपेटिटर रिसेंटली मर्ज हुए हैं,
गवर्नमेंट की तरफ से नई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ गई हैं जो बहुत सख्त हैं, जिनको आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन टाइम ज़्यादा होता तो मैं आप लोगों को एक इदारा, कोई भी रैंडम इदारा कहता और आपसे कहता आप स्वॉट एनालिसिस करें। वक्त कम है तो मैंने क्लास में ऑलरेडी जो एक दो एनालिसिस किए हुए हैं एक ऑनलाइन क्लास में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिखाई आपको नहीं समझ आएगी लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा। हमने PIA का स्वॉट एनालिसिस किया। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि अल्लाह करे मुझे भी पढ़ाई दे जो लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ ये है कि वो नेशनल एयरलाइन है, अनलिमिटेड फंड्स हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, कभी भी डूब जाएगा उसको हमेशा फंड्स कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। उनके पास लाइसेंसेज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइसेंस किसी भी एयरलाइन की पाकिस्तान में जिसको मिले हुए हैं वो PIA के पास हैं। जब भी कोई नया मुल्क आपको लाइसेंस देगा आपके मुल्क को, तो सबसे पहले किसको लाइसेंस देगा? जो नेशनल एयरलाइन होगी उसको। एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, सीनियर स्टाफ है, पायलट भी बहुत ज़्यादा एज के हैं, होस्टेस भी जो है बहुत ज़्यादा एज के हैं। तो इनके पास जो है स्टाफ इतना ज़्यादा संजीदा और मैच्योर स्टाफ है कि ये इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। पायलट भी जो है वो 70-70 साल के हो गए हैं, मतलब जो है ना, जहाज़ भी बड़े सीनियर हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट की बैकिंग है। फिर जब गवर्नमेंट की बैकिंग है तो उसका मतलब है कि आर्मी जब ट्रैवल करेगी आपके जहाज़ पे करेगी, गवर्नमेंट का वफद जाएगा आपके जहाज़ पे जाएगा, गवर्नमेंट का कोई डेलीगेट कुछ भी मूवमेंट करेगा, गवर्नमेंट की इंटर कंट्री मूवमेंट होगी, इंट्रा कंट्री मूवमेंट होगी, हमेशा नेशनल एयरलाइन पे होगी। और ये लोग बहुत ज़्यादा जहाज़ों पे सफ़र करते हैं। तो PIA जो है वो उसको एक कस्टमर तो बैठे बिठाए मिल रहा है कि वो गवर्नमेंट ही उसका कस्टमर है, पैसे नहीं देते वो बात की बात है। स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? क्वालिटी के मसले, सर्विस के मसले, करप्शन के मसले। वीकनेस भी गवर्नमेंट है, स्ट्रेंथ भी गवर्नमेंट थी। वीकनेस, लॉसेज हो रहे हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है, नेपोटिज्म है, रिश्तेदारियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा, ओवर स्टाफिंग हुई हुई है। अपॉर्चुनिटी क्या है? दुनिया में उस वक्त फ्यूल के कीमतें नीचे गिर रही थी तो इसलिए वहाँ उस वक्त अपॉर्चुनिटी में लिखा था, लेकिन अब फ्यूल की कीमतें फिर से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो फ्यूल की गिरती हुई कीमतें, अपॉर्चुनिटी है कि आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। पॉपुलेशन के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कल्चर चेंज हो रहे हैं, लोग अब हवाई सफ़र को प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। प्राइवेटाइजेशन वगैरह की तरफ आ रही हैं चीज़ें, टूरिज़्म बढ़ गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग टूर प्लान करते हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर घूमना चाहते थे, पाकिस्तान से बाहर घूमना चाहते हैं। पहले बस में ट्रैवल कर लेते थे, ट्रेन में ट्रैवल कर लेते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रेंड जैसे जैसे लेयर ऐड हो रहा है, जैसे पहले लोग घर में AC नहीं लगाते थे, पंखे से गुजारा कर लेते थे, अब AC लगा लेते हैं। तो पहले लोग ट्रेन में सफ़र कर लेते थे, अब जहाज़ में सफ़र करते हैं। वो कहते हैं जहाज़ में सफ़र करके टाइम बचता है, जहाज़ में सफ़र करते हैं टाइम बचाते हैं, अगले दिन आराम से फिल्म देख लेते हैं, टाइम बच गया। जैसे स्टूडेंट्स टाइम नहीं बचाते कि आज का लेक्चर कल देखेंगे, टाइम बचा लिया, तो आज क्या करेंगे? आज फिर सीज़न देखेंगे, आज टिकटॉक देखेंगे, आज जो है वो व्हाट्सएप को ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं, व्हाट्सएप नहीं उसको वो ऐसे ऐसे किसको करते हैं? हाँ, व्हाट्सएप पे भी तो वो जो वो ऐसे होता है या ऐसे होता है, वो जो स्टेटस चेंज हो रहा होता है, इंस्टाग्राम। तो वो अंगूठे जो है ना वो बस ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, स्टोरियाँ बदलती रहेंगी, रील्स बदलती रहेंगी, स्टेटस बदलते रहेंगे, और टाइम देखेंगे 2 घंटे गुजर चुके होंगे, और आप मैयर करेंगे 2 घंटे में क्या किया? कुछ नहीं जी। थ्रेड यूज़ किया करें, ठीक है जी, आपने कहा थ्रेड यूज़ किया करें, उसके अपने मामला है। थ्रेड्स क्या हैं जी? थ्रेड्स, कंपेटिटर्स बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, बड़े अच्छे चीज़ों से लेके चल रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्री को ओवरऑल कुछ थ्रेट्स हैं। फिर सड़कें बड़ी अच्छी क्वालिटी की हो गई हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी की हो गई हैं कि लोग क्यों हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे? यहाँ से फैसलाबाद हवाई जहाज़ में क्यों जाए कोई? इवन यहाँ से इस्लामाबाद भी हवाई जहाज़ में क्यों कोई जाए? पहले यहाँ से निकल के 1 घंटे बाद आप एयरपोर्ट पहुँचें, एयरपोर्ट 1 घंटे पहले पहुँचना है, फिर हवाई जहाज़ कुछ टाइम लेगा, फिर वो हवाई जहाज़ आपको पहुँचाएगा इस्लामाबाद से भी बाहर, फिर वहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर 1 घंटा ट्रैवल कर इस्लामाबाद में अपने मरकज़ की जगह पे पहुँचे। आप गाड़ी पे इससे कम टाइम में पहुँच सकते हैं। तो अगेन सड़कें अच्छी होने की वजह से इनको हिट पड़ रही है, गाड़ियाँ अच्छी होने की वजह से, बसेस अच्छी होने की वजह से इनको हिट पड़ रही है। खुदा ना खास्ता ट्रेन अगर अच्छी हो जाए तो भी इनको हिट पड़ेगी। तो मैं मतलब ये कहते हुए भी लड़खड़ा जाती है ज़बान। ट्रेन में, जहाज़ में, हाँ जहाज़ में जो उड़ गया उड़ गया।
ठीक है, तो पेपर में सवाल आ सकता है कि आप किसी भी इदारे का स्वॉट एनालिसिस करें। मुझे याद है हमारी जब क्लास चल रही थी तो हमने SBI का स्वॉट एनालिसिस किया था। दामन वक्त में गुंजाइश होती तो हम ज़रूर ऐसा करते। फिर आप सोचेंगे सर जो है ना वो मार्केटिंग ही कर रहे हैं। लें जी, चैप्टर 9 जब स्टार्ट होता है तो एक एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ आता है कि पहले चैप्टर 9 में कुछ ऐसा होता था जो सिलेबस में था, अब नहीं है। वो क्या है? ICAP के कोड ऑफ एथिक्स। तो अगर आपके पास किताब मौजूद है तो किताब में पहले 2 सफ़ों के बाद कोड ऑफ एथिक्स का तस्करा आता है। अब आपने उसको नहीं करना। जब नहीं करना तो मेरी स्लाइड पे क्या कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह, जो उड़ा देना चाहिए। स्लाइडें देखनी नहीं चाहिए, गलती से भी नज़र ना पड़ जाए इस पर। डन। कितना क्यूट सा चैप्टर हो गया। लें जी, आज का टारगेट चैप्टर 9, चैप्टर 5। चैप्टर 9 डील्स विद एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। इस चैप्टर में 2 ऐसे मॉडल्स बताए हैं जिससे आप एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करते हैं। अब सवाल ये है कि एथिकल डायलेमा क्या है? उसके लिए पहले समझना पड़ेगा एथिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी किताब हमें समझाने की कोशिश कर रही है कि एथिक्स किसे कहते हैं। एथिक्स एक मॉरल फिलॉसफी है, अखलाकी इक़दार। एथिक्स कहते हैं अच्छाई को, एथिक्स कहते हैं अच्छे रवैये को, अच्छे बिहेवियर को, अच्छे एक्शंस को। जब आप समाज में मौजूद हैं तो आपने हमेशा कुछ अच्छे तरीके से सोसाइटी को साबित करना है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके मोहल्ले वाले आपसे तंग ना हो, आपके दोस्त आपसे तंग ना हो, आपके घर वाले आपसे तंग ना हो, आपकी वजह से, आपकी बातों से किसी को ज़हनी जिस्मानी तकलीफ़ ना पहुँचे। आप एक अच्छे शहरी बन के गुजारा करें, यानी कि सम हो आप रिलीजन की तालीमात के मुताबिक काम करें। तो एथिक्स एक बेसिकली सॉफ्ट चीज़ है। और किताब चंद एग्जांपल दे रही है कि क्या अकाउंटेंट्स को चाहिए कि वो कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए झूठ बोलें? क्या डॉक्टर को एक मरे हुए पेशेंट के ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए बगैर इजाज़त के, विदाउट हिज प्रायर कंसेंट? वो तो मर गया बेचारा। क्या सिगरेट्स मैन्युफैक्चर करना और सेल करना अच्छी बात है? क्या SBI को अपनी कैंटीन पे सिगरेट रखनी चाहिए? क्या SBI को कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एथिक्स पे कोई समझौता नहीं। हम इन बच्चों की सेहत ख़राबी में सपोर्ट नहीं करेंगे। आप भले कहेंगे सर बच्चा बाहर जाके तो पी सकता है, बाहर जाके पी सकता है, कम से कम उससे दिक्कत होगी, शायद उस दिक्कत की वजह से वो कुछ देर रोका रहे और हो सकता है उस दिन की बोतल पीने से बच जाए। ठीक है, उन्होंने कहा सर आप चाय तो रखी हुई है वहाँ, ठीक है। इन्होंने कहा दूध भी रखना चाहिए, वाकई सही है, फिर मतलब हेल्दी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। क्या मीडिया को वो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करनी चाहिए जो इंजीरियस टू हेल्थ है? एक सिगरेट का मशहूर कौन ऐड आए और बाद में लिखा हुआ सिगरेट नोशी जो है वो मुज़र सेहत है। और कुछ तो सिगरेट्स की डब्बियों पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स डायरेक्टली। मतलब ये नहीं होता दिस कैन बी हार्मफुल, ये ख़तरनाक हो सकती है, वो मतलब डब्बी पे बाकायदा लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग बंदा मार देती है। लोग कहते हैं यार ज़बरदस्त, यार दो डब्बियाँ देना, ठीक है। फिर किताब अब जनरल बातें कर रही है। एथिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसकी न्यूमरस डेफिनेशन है। तो बस फिर हमें कुछ भी ना बताते, जब इतना वास्ट कॉन्सेप्ट और इतनी सारी डेफिनेशन है तो फिर क्या ज़रूरत है? चंद बातें उन्होंने कर दी। सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट गवर्निंग इंडिविजुअल और ग्रुप है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। आप इनमें से कोई एक आध डेफिनेशन याद रख लें कि अगर पेपर में खुदा ना खास्ता थ्योरी वाला सवाल आ जाए तो आप उसको लिख सकें। असूलन तो ये शुरू वाली बड़ी जनरल सी डिस्कशन है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, देखें एथिक्स तो एक ऐसी बात है जो इनका अलग है, इनका सोचने का निज़ाम अलग है, उनका सोचने का निज़ाम अलग है। मैं एक इदारे में अगर 100 लोगों को इंडक्ट कर रहा हूँ तो वो 100 के 100 एथिकल होंगे तो इदारे को फ़ायदा होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उनके लिए एक एथिकल कंडक्ट बनाएंगे और उन सबसे कहेंगे कि भाई इस कंडक्ट को फॉलो करना आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है। तो एथिक्स को समटाइम जब आप लोगों से कहते हैं ना कि एथिक्स आपने फॉलो करने हैं या आप अपने तौर पे एथिक्स फॉलो करना, लोग फॉलो नहीं करते। जब आप उन्हें बताते हैं ये 6 बातें आपने फॉलो करनी है, लोगों से फॉलो करना शुरू कर देता है। तो समटाइम जब लोगों से कहते हैं ना खुद से सोचो अच्छा क्या क्या बुरा, वो नहीं सोच पाते। और जब आप उन्हें बता देते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा, ये ऐसे ही है कि एक टीचर काम कराए, काम कराने के बाद क्या लो भाई अब आपको सवाल कराया, आप घर जाके अपनी पसंद से कोई अच्छा सा पास पेपर चूज़ करके कर लेना, हो जाएगा, बस उस दिन आप होमवर्क करके नहीं आएंगे।
लेकिन अगर जाते हुए टीचर ने कहा स्प्रिंग 2009 का सवाल नंबर 5 का पार्ट बी करके आना, तो चांसेस हैं कि आप करके आ जाएंगे। तो लोग थोड़े यूज्ड टू होते हैं, पीपल आर यूज्ड टू ऑफ बीइंग रेगुलेटेड। इंसान को आज़ादी पसंद नहीं है, चाहता आज़ादी है लेकिन आज़ाद रहना नहीं चाहता। उसे वो चाहता है कि उसको रेगुलेट किया जाए। जब आपको आज़ादी मिलती है ना तो आपको फ़ौरन से एहसास होता है कि अब मुझे क्या करना है, और जब आपको आज़ादी मिलती है तो आपके पास चॉइस ही कोई नहीं होती। तो सबसे बड़ी चॉइस है कि आप वो करें जो कहा जाए। अगर आपके घर में टीवी में सिर्फ 2 चैनल आते हो ना तो आप इंतहाई आज़ादी से वो दोनों चैनल मैक्सिमम देख सकते हैं, लेकिन अगर 200 चैनल आते हैं ना तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। आज़ादी ख़त्म कर देती है। हाँ, हम कोई गुलाम है। तो जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है ना, असल मज़लूम वो है, वो मज़लूम नहीं है जिसके पास ऑप्शन। जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ना तो आपका पेपर फेल हो जाता है। आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में पाबंदी है, आपको मोबाइल यूज़ करने पे पाबंदी है, आपको दोस्तों से मिलने पे पाबंदी है, तो ये पाबंदी आपको बेहतरी की तरफ ले जाती है। तो इंसान को लगता है कि उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन इंसान को पसंद है कि उसको कोई हुक्म दे। इंसान अगर आज़ाद रहना चाहता है तो क्लास में क्यों आते हैं? ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, यूट्यूब पे इतना कुछ मौजूद है। क्लास में इसलिए आते हैं कि सर आप हमें बताएं हमने डेली कितना पढ़ना है, आप हमें होमवर्क दिया करें, और फिर अगले दिन फिर शर्मिंदा होकर खुद ही करा भी दिया करें। तो कहने का मतलब है कि आप इतनी आज़ादी चाहते हैं कि आपको रेगुलेट ज़रूर किया जाए। अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा आगे ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि कोई मुझे 30 दिन का बी लॉ का प्लान बना के दे दे कि मैंने कैसे पढ़ना है। शुरू हो गया, और सब के सब जनाब हो जाएंगे कि जी मुझे इतना प्लान मिले। भाई आपका प्लान है, आप खुद बनाओ। नहीं, आज़ादी तो पसंद ही नहीं है। तो आज़ाद रहना पसंद है लेकिन आज़ादी पसंद नहीं है। जब आप आज़ाद होते हैं तो आप डिसीजन गलत कर बैठते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई रेगुलेट करे। इंसान फितरी तौर पे मगलूब है, सिर्फ आका बदलते रहते हैं। सबसे बड़े आका को नहीं देखते, नीचे दरमियान में अलग अलग आका बदलते रहते हैं। और हम जो है, जब आप कहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए तो इस वक्त आप ग़ुलाम है एक इंसान के जिसने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी दिलवाऊंगा, जिसके जुमले को आप फॉलो करके कह रहे हैं कि मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए। तो आपसे बड़ा तो ग़ुलाम ही कोई नहीं। ये तो चलें। तो एथिक्स बेसिकली, अब कंपनियों को समझ आ गई कि एथिक्स क्या है, तो इसलिए जब आप लोगों से कहेंगे ना अच्छे बंदे बन के रहना, वो नहीं फॉलो करेंगे। उनसे कहेंगे ये किताबचा है, इसमें 3 सफ़े, उस 3 सफ़े में जो बातें लिखी हैं वो फॉलो करना, वो उसे पढ़ भी लेंगे, उनमें से कुछ को फॉलो भी कर लेंगे। तो कंपनियां फिर क्या करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करती हैं, कुछ किताबचे बनाती हैं और अपने एम्प्लॉइज़ को कहती हैं कि इसको पढ़ना और कोशिश करना कि इसको फॉलो करें। जब आप कहते हैं खुद से सोचना, तो लोगों के जहन में अक्सर अच्छी बात नहीं आती, लेकिन जब उन्होंने 3 सफ़े पढ़े हुए होते हैं तो जहन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी बात रह जाती है। आईकैप आपसे कह देता है आपने एथिक्स फॉलो करने हैं, नहीं, उसने आपको कायदा बताया कि ये 5 फंडामेंटल्स हैं, फलाना है, फलाना फलाना ऐसे, फलाना ऐसे। ये जो आपको बार बार बता रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एथिक्स फॉलो करें। हल्का सा तस्करा पीआरसी में, फिर थोड़ा सा तस्करा टैक्स में, फिर एमएफए में, R2 में, ऑडिट में, सीए फाइनल में, बीएफडी के अलावा बाकी 5 सब्जेक्ट में, एमएसए के दोनों सब्जेक्ट्स में। और एथिक्स का एक सेपरेट मॉड्यूल है जो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अलग से फिल करना होता है। इतनी दफ़ा जब आपके सामने एथिक्स वर्ड गुजरता है तो आप तंग आके एथिकल हो जाते हैं। तो एथिकल कंडक्ट समझ आया, एथिकल कंडक्ट समझ आया। बिजनेस सेंस एथिकल कल्चर की क्या है? देखें, अगर मैं बिज़नेस से कहूँगा ना, मैं अपने कॉलेज से कहूँगा भाई हमें एथिकल होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओनर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने कॉलेज वालों से जाके कहता हूँ कि देखो बच्चों के साथ झूठ मत बोलना। उन्होंने कहा जी आपको क्या पता बिज़नेस कैसे करते हैं, झूठ बोलेंगे तो बच्चा आएगा, झूठ बोलेंगे तो नोटू आएगा। मैं कहूँगा आप बच्चे को मत झूठ बोलो कि आपके पास इस सब्जेक्ट में अच्छा टीचर है, बच्चा आएगा पढ़ेगा, उसका सब्जेक्ट फ्लॉप हो जाएगा, और आप ज़बरदस्ती कह रहे हो कि हमारे ये वाला सब्जेक्ट में ये टीचर बहुत अच्छा है। तो वो कहेंगे जी आपको नहीं पता, हमें बिज़नेस करना आता है, आप साइड पे हो जाए।
अब बिजनेस को एथिक्स कैसे समझाएं? एथिक्स की तो कॉस्ट है। सच बोलने की कॉस्ट है कि बच्चा आपके पास एडमिशन नहीं लेगा। बच्चा आके कहता है फ्रंट ऑफिस पे कि जी ये आब्दी साहब की मैं क्लास अटेंड कर लूँ, मेरा पेपर पास हो जाएगा। वो कहें बेटा ये तो तुमने बताना है कि तुम्हारा पेपर पास होगा। उन्होंने कहा फिर आब्दी साहब क्या कर रहे होंगे? कहा आब्दी साहब पढ़ा रहे होंगे तो फिर तो पास हो जाएगा ना। नहीं, वो पढ़ा रहे होंगे लेकिन आपने भी साथ साथ पढ़ना है। तो ये क्या बात है? मैं एक और कॉलेज गया था, उन्होंने कहा बस क्लास में आके बैठ जाओ, पेपर पास हो जाएगा। अब अगर कॉलेज सच बोले कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता, आपको भी जिद्दोजहद करनी होगी, तो कॉलेज को क्या होगा? कमर्शियल नुकसान। पीआरसी के एक एडमिशन आया, वो कहता है जी मैं फलाना जगह गया, उन्होंने कहा 4 साल में सीए हो जाता है। आप कितने साल में सीए कराएंगे? इंटर की बात है सर, सी इंटर की बात। अब अगर हम सच बोलेंगे तो बच्चा लूज हो जाएगा। तो हमें सच बोलना चाहिए। बिजनेस तो कमर्शियल है ना, बिजनेस कहेगा मत बोलो सच। सच बोलने की कॉस्ट है। अगर हमारी एक फैक्ट्री और फैक्ट्री के ऊपर से धुआं निकलता है और हम उस धुएं को कंट्रोल करने के लिए ऊपर कोई चिमनी लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट है। एथिकल होने की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। हम एथिकल हैं, हम नहीं रख रहे बेवरेजेस कार्बोनेटेड, हम नहीं रख रहे सिगरेट्स। हम सिगरेट्स रखें, हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रखें, हमारे पास 3 गुना सेल हो जाएगी। बट एथिक्स को फॉलो करने की एक कॉस्ट है। तो बिज़नेस को कैसे समझाएं? बिज़नेस तो पागल है, वो कहता है कॉस्ट, रेवेन्यू, और वो तो हमेशा कमर्शियल बात करता है। तो बिज़नेस को समझाने के लिए आप ये बताएंगे कि एथिकल क्लाइमेट बिज़नेस के लिए कमर्शियली भी अच्छा है। मैं फ्रंट ऑफिस से बोलूँगा देखो बच्चे के साथ आज झूठ बोलोगे ना, पीआरसी आपसे कर लेगा, थोड़े से पैसे दे देगा, ज़िंदगी में पलट के आपके पास कभी वापस नहीं आएगा कि झूठे लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ झूठ बोला था। और अगर आपने आज सच बोल दिया, शायद आज इधर उधर चला जाए, किसी और कॉलेज में चला जाए, लेकिन उसके बाद अगले जब तक सीए कर रहा होगा वो आपसे पढ़ता रहेगा। तो सच बोलने का उस वक्त आपको नुकसान फील हुआ, लेकिन लॉन्गर रन में सच बोलने से अगले 7-8 साल आपने फ़ायदा कमाया। 7-8 साल मैंने बिल्कुल सही टाइम बताया है, इससे कम टाइम नहीं लगता। वही बात है ना, सच बोलेंगे तो तकलीफ़ होगी आपको। आपको तो ये सुनना पसंद है ना कि 4.5 साल में सी हो जाता है। एफएससी के पेपर दिए होते हैं जून में, 1 जून में पेपर दिए होते हैं एफएससी के, उससे अगले मार्च के आसपास जाके पीआरसी की अटेम्प्ट बन रही होती है। ठीक है, अगर आप फास्ट ट्रैक की तरफ नहीं गए। फिर उसके बाद 1 साल मज़ीद यानी कि 1.5 साल उस मार्च से आगे लगता है, तो एफएससी की अभी आपको तकरीबन 2 साल, शायद 2 से आगे। भाई देखिए ना, पौने साल में तो आपने पीआरसी दिया, फिर 1.5 साल और लगाएंगे तो 2.25 साल पे बात पहुंच गई। 2.25 से 2.5 साल में अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में करते जा रहे हैं तब आपने किया। फिर अब आप आखिरी पेपर फॉर एग्जांपल दे रहे हैं सितंबर में, आपकी इंडक्शन होनी है दिसंबर में, रजिस्ट्रेशन होनी है फरवरी में। ये 5-6 महीने गायब हो गए, ये किसी को नज़र नहीं आ रहे। फिर वहाँ से 3.5 साल शुरू होंगे, तो 2.25 साल फर्स्ट अटेम्प्टर का काउंट करते करते हम 2.25 साल तक कम से कम पहुँच गए, और 3.25 साल से आगे 3.5 साल, तकरीबन 6.5 साल पे पहुँच गए। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, हम अजम्पशन ले रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहा है सब कुछ। तो बताने का मकसद है कि ये झूठ होता है कि 5 साल में सी हो जाएगा। कुछ मैथमेटिकल गैप्स बीच में हैं जो बता कोई नहीं रहा होता, लेकिन वो आते हैं ट्रांजिशन से। पीआरसी में कैफ में जाते हुए टाइम वेस्ट होता है, कैफ से सीफैप में जाते हुए टाइम वेस्ट होता है। तो अगेन वही वाली बात है ना, अब सच बोलेंगे तो मारेंगे सब। आप लोगों को चलती हुई क्लास में इतने मैच्योर बच्चों को सच सुन के बुरा लगा, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस तो झूठ बोलेगा ना। आप लोग झूठ बोलने में मजबूर कर रहे हो। आप कह रहे हो झूठ बोलो ताकि हमें अच्छा लगे। मैं कहता हूँ ऐसा सच बोले कि आपको आज तकलीफ हो, लेकिन याद आए कि यार किसी बंदे ने सच बोला था, और कभी उसके पास पलट के आएंगे, हाँ भाई आपने सच बोला था, ठीक है आइंदा आपसे डील करनी है। बिजनेस को ये समझाना होगा। आप अगर बिजनेस में मैनेजर बन के गए, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बिजनेस को समझाएं कि बीइंग एथिकल इज़ बीइंग कमर्शियल। एथिक्स से बड़ी कमर्शियल गेम कोई नहीं है, सच से अच्छी बिकने वाली चीज़ कोई नहीं है। बिज़नेस को समझाएं, इन्होंने का जॉब से निकाला भी जा सकता है, तो जिस दूसरी जॉब पे जाएं वहाँ बिज़नेस को समझा दें, ठीक है। और जिन्होंने आपको निकाला है उनको बाद में एहसास हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया।
या तो आपका किरदार ऐसा हो। अगर आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना। मैं तो आपको एथिकल ट्रेनिंग दे रहा। तो टेक्निकली वो कंपनियां जिनकी गाड़ियां एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं 50 लाख की और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ी खरीदते हैं 55 लाख की। कस्टमर ने जब 50 लाख खर्चना है ना, वो 55 भी खर्च लेगा। तो आजकल कस्टमर भी आहिस्ता आहिस्ता ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि हमने अच्छाई करनी है, हमने माशरे को डैमेज नहीं करना। अब अगर आप किसी कस्टमर को जो है वो एक ऐसा बैग देते हैं जो कागज़ का बैग है और आप उसे कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं ताकि माशरे में पोल्यूशन हमारी वजह से ना बढ़े और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हम हेल्प करें, उसको अच्छा लगता है। सप्लायर भी एथिकल बिजनेस को पसंद करता है। सच्चे लोग हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, टाइम से पेमेंट कर दिया करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे। कस्टमर भी सच्चे बिजनेस को पसंद करता है, जो सच बोल की चीज़ बेच रहे हैं वो चीज़ के फीचर्स भी सही बताएंगे और प्रॉब्लम पड़ने पे एक्नॉलेज भी करेंगे। अगर वो गलत होंगे तो वो एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ भाई हम गलत हैं। तो एथिकल होना कमर्शियली भी बिजनेस सेंस रखता है। हाई एथिकल स्टैंडिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको इंक्रीज प्रॉफिट और ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। आपके एम्प्लॉइज़ की कमिटमेंट होगी, आपके एम्प्लॉइज़ को फ़ख्र महसूस होगा कि हम एक ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जो सच बोलती है, हम ऐसी कंपनी में मौजूद हैं जो सच का साथ देती है। फ़र्ज़ करें, अगेन वही बात है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस, कोई पॉलिटिकल ग्रुप कुछ और सोचता है, कोई कुछ सोचता है। फ़र्ज़ करें इमरान खान ने जो बोला बिल्कुल सच बोला और फ़र्ज़ करें इमरान खान ने वाकई ही आपको शऊर दिया, तो क्या आपने उसे छोड़ दिया? इतना सब कुछ उसके अगेंस्ट सुनने के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या आप उसके साथ स्टैंड नहीं कर रहे? क्या आप उसे पसंद नहीं कर रहे? सच की ये वर्थ है कि अगर एक बंदा सच बोल रहा है तो आपको ग्राउंड रियलिटीज़ पे जितने मर्जी मसले नज़र आ रहे हैं, कोई आपको आके भी बता देगा जी इमरान खान ने चाकू से एक बंदे के पेट में चाकू घोंप दिया, आप कहेंगे शुक्र है घोंप दिया, वो बंदा पाकिस्तान को तबाह करने आ रहा होगा। क्योंकि आपको ट्रस्ट है। तो क्या होगा, ऐसे इदारे में अब एम्प्लॉइज़ को फ़ख्र होगा, वो अच्छा फील किया करेंगे। एम्प्लॉइज़ जो है जिनके एम्प्लॉयर सही लोग नहीं होंगे, उन एम्प्लॉइज़ को वहाँ घुटन फील होती होगी, उनको बुरा लगता होगा जब उनके अपने सामने दो नंबरी, बेईमानी, चालबाजी, स्मगलिंग ये सब होगा ना, वो उस इदारे में रहना नहीं चाहेंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा। सेम गोज़ विद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसको पता है ये सच्चे लोग हैं, इनको इन्वेस्ट करूँ ये आराम से अच्छी जगह पर लगा देंगे। सच्चे आदमी को इन्वेस्टमेंट भी बड़े आराम से मिल जाती है। जिसका पता होता है ना सबको ये झूठा आदमी है, वो जितना मर्जी खूबसूरत प्लान दे लोग उसको पैसे नहीं देते, और सच्चे आदमी को फ़ौरन से पैसे मिल जाते हैं। अभी IMF कब से लगे हुए थे, पैसे देते हैं पैसे देते हैं, फिर आपके सच्चे आदमी ने आगे गवाही दी तो पैसे दे दिए उन्होंने। क्या इमरान खान का उन्होंने कहा था कि गारंटी देगा तो हम पैसे देंगे? क्या वाकई ये स्टोरी थी, या आपने ये स्टोरी इस तरह से सुनी? चले फिर अल्लाह करे आपको सही स्टोरी तक भी वो रसाई हो। तो सच, तो मेरे पास कौन सी सच्ची स्टोरी होगी? मैं भी झूठी स्टोरी बताऊंगा। हर बंदे की स्टोरी भी तो बायस होती है ना, सच भी तो सच नहीं होता। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर को भरोसा होगा, उस पर भरोसा होगा जो सच्चा आदमी होगा, उस पर भरोसा होगा जो एथिकल होगा, वो उस पर इन्वेस्ट करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके एथिकल स्टैंडर्ड ही नहीं है, दैट इज़ एक्सपोज टू मैनी रिस्क। रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, झूठे लोग हैं फ़ौरन से उनका इमेज ख़राब हो सकता है, उनके लाइसेंसेस कैंसिल हो सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन हो सकती है। फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी जब उसे नज़र आ रहा है कि ये इदारा एथिकल है, वो उस इदारे के साथ रहना चाहता है, वो भी सेटिस्फाइड है। लॉस ऑफ प्रॉफिट्स भी हैं। अगर आप गलत इदारे हैं और आपको इदारा बंद करना पड़ता है या आपको सील कर दिया जाता है तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ये होगा कि आपको उतने अरसे का प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो टेक्निकली टॉपिक हमें बता रहा है कि एथिकल कल्चर भी एक बिजनेस सेंस रखता है। आपने ये नहीं सोचना कि एथिक्स हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और एथिक्स पे सिर्फ खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी हमने बच्चों से नहीं कमाना और हम जो फ़ोटोकॉपी है उनको वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे कर दें, या उनको जूस और इस तरह की चीज़ें जो कैंटीन से मिलें वो सस्ते रेट पे मिलें। अभी एथिकल होने की कॉस्ट ये है कि हम कभी भी कैंटीन से कुछ नहीं कमा सकेंगे, सिर्फ खर्चा ही कर रहे होंगे। बट इसका फ़ायदा ये है कि लोगों को पता होगा कि अगर जूस पीना है या अगर कैंटीन से कोई चीज़ लेनी है तो यार ये अच्छे लोग हैं, ये वो नहीं करते, चोर बाज़ारी नहीं कर रहे, 15-20 रुपए का प्रॉफिट नहीं रख रहे, इनसे आगे ख़रीद ले। वो चलते चलते आए कैंटीन तक पहुँच रहे और रास्ते में स्टैंडी लगी हुई हो, फास्ट ट्रैक एडमिशन ओपन, वो कहे ये क्या चीज़ है, एडमिशन लेके देखते हैं। तो एथिक्स में पीछे थोड़ा सा ना कहीं कमर्शियल एलिमेंट आ सकता है। तो आपने अगर किसी बिजनेस को समझाना है ना तो ऐसे समझाना है कि एथिक्स फॉलो करो, इससे फ़ायदा होगा। अब एथिकल इश्यूज और डायलेमास क्या है?
नॉर्मल सिचुएशन में एक चीज़ या गलत होती है या एक चीज़ सही होती है, बट सम टाइम आप एक ऐसे डायलेमा में आ जाते हैं जहाँ एक चीज़ सही भी लग रही होती है, गलत भी लग रही होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ सही भी हो और गलत भी हो? पाकिस्तान का IMF से लोन लेना सही है या गलत है? सही भी और गलत भी है। सही इसलिए है कि पाकिस्तान को एक फंडिंग फ़ौरन से मिल जाएगी, चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी और मामलात चल सकते हैं। बुरा के सेंस में मज़ीद फंस जाएगा पाकिस्तान, मज़ीद डेट कॉवेनेंट्स में आ जाएगा, मज़ीद रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे में IMF की तरफ जाना अच्छा भी है और बुरा भी। इसीलिए आपकी पार्टीज़ IMF के पास जाने को अच्छा भी कह देती हैं और बुरा भी कह देती हैं, डिपेंड करता है वो हुकूमत किस तरफ है, जो उस तरफ है। तो आप देखें वही सियासतदान IMF को बुरा कहते हैं जो गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, और जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं वो IMF को हमेशा सबसे बेस्ट कहते हैं। और जब ये वाइस वर्सा हो जाता है तो वही लोगों के बयान बदल जाते हैं और इन लोगों के बयान भी बदल जाते हैं। तो ये एथिकल डायलेमा है। एक चीज़ परफेक्टली ठीक या परफेक्टली गलत नहीं होती, समटाइम आप एक मिड वे अराउंड आ जाते हैं और आपको एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको सही और गलत के बीच में तमीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एथिकल इशू एक ऐसा प्रॉब्लम, सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी है दैट रिक्वायर्स इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन टू चूज अमंग सेवरल एक्शन दैट मस्ट बी इवैल्यूएटेड एज राइट और रॉन्ग। अब आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है, आप ये करें या वो करें, इस तरह से करें या उस तरह से करें। तो सम टाइम आप ये डिसीजन लेते हैं। एक बच्चा जो है वो आके कहता है कि सर अगर मैं सिर्फ रिवीजन क्लास लूँ तो क्या मैं पास हो सकता हूँ? अब मुझे क्या जवाब देना चाहिए? अगर मैं कह दूँ हाँ तो वो कुछ नहीं पढ़ेगा, सिर्फ रिवीजन क्लास लेगा। और अगर मैं कह दूँ नहीं तो बेचारा हिम्मत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया, सर अगर मैं रिवीजन क्लास ले लूँ तो क्या चांसेस हैं कि मैं पास हो जाऊँ? मैंने उसे इनकार कर दिया। अब मैं उसे इनकार कर दूँ तो उसका दिल टूट जाए, और हाँ कह दूँ तो मेरा दिल नहीं मानता। एथिकल प्रॉब्लम आ गई। तो फिर आप इस तरह की एथिकल प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब वही वाली बात है, मरे हुए इंसान के ऑर्गन्स जो है वो डॉक्टर डोनेट करे या ना करे। भाई एक मरी हुई बॉडी से आपने छेड़छाड़ की, उसके घर वालों से बगैर पूछे उस लाश की बेहुरमती की, कितनी गलत बात है। लेकिन एक बंदा जो मर चुका है उसकी आंखें अब सिर्फ मट्टी में दबने वाली हैं, उसके फेफड़े मट्टी में जाने वाले हैं, उसके गुर्दे मट्टी में जाने वाले हैं। एक बंदा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और अगर उसको इसके फेफड़े मिल गए, इसके गुर्दे मिल गए, वो ज़िंदगी जी लेगा। तो इस तरीके से सोचें तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं लगती कि वो जिस्म जिसने ज़ाया होना था मट्टी में जाके, वो जिस्म में से कुछ ऑर्गन्स निकल के किसी और बंदे के काम आ जाएंगे। और दूसरी तरफ से सोचेंगे तो आप कहेंगे कितनी गलत बात है, एक फैमिली की इजाज़त के बगैर उनके मुर्दे को इस तरह से करना या दफन करने का एक बाकायदा रिलीजियस हुक्म है, तो उस हुक्म के अगेंस्ट हम क्यों जा रहे हैं बॉडी पार्ट्स को ख़राब करके। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं एथिकल इश्यूज़, एथिकल डायलेमा। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्लियर डिस्टिंक्शन राइट और रॉन्ग के दरमियान नहीं होती, हर चीज़ परफेक्टली सही भी नहीं होती, परफेक्टली गलत भी नहीं होती, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होती है। एथिकल जब डायलेमा आता है तो फिर आप क्या करते हैं? एथिकल डायलेमा जब आता है तो आप 3 तरह के मॉडल्स अप्लाई करते हैं। ICAP के कोड ऑफ एथिक्स ने एथिकल डायलेमा को डील करने का तरीका बताया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस में नहीं है। और 2 इंटरनेशनल मॉडल हैं, AAA मॉडल और ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल। ये 2 मॉडल्स आपको बताते हैं कि एथिकल डायलेमा में आपने क्या करना है जिससे आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकें। इन दोनों मॉडल्स को देखते हैं तो चैप्टर 7 और 8 के बाद अगर कोई चीज़ बहुत शदीद ज़रूरी है तो वो ये 2 मॉडल्स हैं। दोनों मॉडल्स ने अपने कुछ स्टेप्स बताए हैं चीज़ को परखने के। तो अ क्वेश्चन कैन बी कि एक सिचुएशन दी जाए और कहा जाए बताओ इसको AAA मॉडल के मुताबिक आप किस तरह से आंसर करोगे। तो आपने फिर उसके 7 एलिमेंट्स लिखने हैं और उन 7 एलिमेंट्स के मुताबिक उस सिचुएशन को जज करना है। ये दोनों मॉडल हमें क्या कहते हैं, एक करके इन दोनों मॉडल्स की तरफ चलते हैं। पहले AAA मॉडल। AAA मॉडल आपसे कहता है भाई 7 स्टेप बाय स्टेप आपने स्टेप्स लगाने हैं। पहला स्टेप, स्टैब्लिश करें फैक्ट्स ऑफ द केस। इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे बात ज़रा आसानी से समझ आ जाती है। अफ्रीका में नाइकी कंपनी ने चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, या ये डिसीजन लिया कि हम चाइल्ड लेबर की तरफ जाएंगे। अब बच्चों से काम कराना अनएथिकल है और नाइकी को लगता है कि अगर उस इलाके के बच्चों से हम काम नहीं करवाएंगे तो वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड कहीं और नौकरी करेंगे क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए।
और वो पढ़ भी नहीं सकेंगे, हम उन बच्चों को तालीम भी देंगे, हम उन बच्चों को कम आवर्स काम करवाएंगे, हम पैसे तो उन्हें कम देंगे, हमें फ़ायदा होगा, हम कम पैसे देंगे, लेकिन हम उन बच्चों को तालीम भी देंगे और उस इलाके की गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और बाय द वे अगर हम उनको काम ना देते तो उनको किसी ना किसी ने तो काम पे रख लेना था और शायद हमसे बहुत ही हल्के लेवल का काम कराते और पैसे भी शायद हमारे जितने भी ना देते, उससे भी कम देते। अब एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस तरह का एक प्रॉब्लम है जिसमें समझ नहीं आ रहा कि इसका सलूशन क्या होना चाहिए, क्या हम चाइल्ड लेबर को यूज़ करें या ना करें। अब ऐसे एक प्रॉब्लम को आप पकड़ेंगे, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। स्टेप 1 है आप इस्टेब्लिश करें क्या फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये हैं कि अफ्रीका में आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है और आप बच्चों से वहाँ काम कराना चाह रहे हैं, ये फैक्ट्स हैं। नंबर 2, इसमें एथिकल इश्यूज़ क्या हैं। एथिकल इशू इज़ चाइल्ड लेबर जो कि कॉमनली इज़ नॉट अंडरस्टूड एज अ गुड थिंग। तो इसमें एथिकल इशू क्या है, चाइल्ड लेबर। फैक्ट्स क्या हैं, आप एक जगह पे कुछ बच्चों से काम करवाना चाह रहे हैं। एथिकल मसला क्या है बीच में कि चाइल्ड लेबर के लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ रिलेटेड टू द केस। करना क्या है, प्लेसिंग द डिसीजन इट्स सोशल, एथिकल एंड प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। आपने इस इशू को वहाँ के समाजी और अगर कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि चीज़ें किस तरह से हैं। आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस इलाके में चाइल्ड लेबर को लेके लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हैं। लोगों को वहाँ चाइल्ड लेबर कोई गलत बात नहीं लगती। तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसके समाजी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या उस इलाके में इमोशनली, तो समटाइम क्या होता है कि कुछ चीज़ें इमोशनली मानी जाती हैं गलत और कुछ चीज़ें इमोशनली, तो शायद अफ्रीका के उन इलाकों में ना इमोशनली ना सोशली लोग उसको बुरा ना माने। तो पहले आपने देखना इशू क्या है, उसमें एथिकल इशू क्या है, फिर देखेंगे उसमें कौन से नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। फिर अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है। एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है आप ना करवाएं उनसे, एक है आप उनसे फिर भी काम करवाएं, एक ये है कि आप उनसे काम करवाएं और साथ उनको स्कूलिंग भी प्रोवाइड कर दें और पैसे बाकियों से थोड़े बेहतर दे दें। 3 अल्टरनेटिव्स आए। तो आप पहले तमाम अल्टरनेटिव्स जितने भी प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशंस लग रहे हैं इस प्रॉब्लम के, आप उन सब की तरफ आएँ। अल्टरनेटिव्स चूज़ करते हुए ये नहीं देखना कि व्हाट इज़ एथिकल व्हाट नॉट इज़ एथिकल, बस आपने देखना है कि एक जगह पे हम चाइल्ड लेबर लेके चलना चाह रहे हैं। अब हमारे जहन में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, चाइल्ड लेबर लें, चाइल्ड लेबर ना लें, चाइल्ड लेबर लें विद कुछ बेनिफिट्स दे दें उन्हें। स्टेप 4 में स्टेप 3 वाली बातें नहीं सोचनी। स्टेप 3 में आपने इस इशू को इमोशनली और सोशली सोचा है। स्टेप 4 में जब आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो सोल्यूशन देते हुए आपने आज़ाद हो कि जितने पॉसिबल सोल्यूशन आपके जहन में आ रहे हैं लिख देने हैं, सोच लेने हैं। फिर आएगा स्टेप 5। स्टेप 5 में स्टेप 3 के सोल्यूशन को स्टेप 3 के नॉर्म्स के साथ मैच करना है। एक सोल्यूशन चाइल्ड लेबर इस्तेमाल ना किया जाए तो ठीक है, फिर तो सिरे से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। एक ऑप्शन आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने देखा उस इलाके के नॉर्म्स के मुताबिक चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल करना कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है। फिर आपने क्या एक ऑप्शन है कि हम चाइल्ड लेबर इस्तेमाल ना करें और उन बच्चों को पढ़ाएं। चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करें और बच्चों को पढ़ाएं भी। इंटरेस्टिंगली जब आपने उस इलाके की तहकीक की तो पता ये लगा कि वालिदैन कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन जाएं। बच्चों में हुनर आना चाहिए, छोटी सी एज से ये मेहनती होने चाहिए ताकि जब ये बड़े हों तो अपना काम करें। अब अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये उस इलाके के लोगों की जहनीत है। तो आपने अल्टरनेट निकालते वक्त अपने सोच नहीं सोचने, उन लोगों के हिसाब से सोचना है। तो एक अल्टरनेट था हम चाइल्ड लेबर की तरफ ना जाएं, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है, वो उस इलाके के लोग चाहते हैं। एक है आप चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं, ये ऑप्शन अच्छा है, वहाँ के लोग पसंद करते हैं। तीसरा, चाइल्ड लेबर की तरफ जाएं, उनको स्कूलिंग दें, वालिदैन कहेंगे हमारा बच्चा ख़राब कर रहे हैं, तो शायद उनको स्कूलिंग दें। आपको अच्छा ऑप्शन लगा लेकिन वालिदैन को अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। जी अभी आपने कहा कि ऑल्टरनेट सोचते हुए आपने ओपन होकर सोचना है। बिल्कुल, इस स्टेप में अगले स्टेप की तरफ नहीं आना। अभी आप कह रहे हैं कि उनके वालिदैन कुछ तरह लगेगा या फिर वो नॉर्म्स नहीं है वहाँ के, ये अब हम इस स्टेप में आ गए हैं।
हर स्टेप की अपनी सोच है। दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप है प्रॉब्लम्स के फैक्टर्स क्या हैं, पहले देख लें स्टैट्स क्या हैं। अफ्रीका काम करना है और बच्चों से काम कराना चाह रहे हैं। फिर देखें आपकी नज़र में एथिकल इशू क्या है, हमें क्या दिक्कत लग रही है। हमें दिक्कत ये लग रही है कि हम चाइल्ड लेबर की तरफ जा रहे हैं जो दुनिया में एक अच्छी बात नहीं कंसिडर की जाती। स्टेप 3, उनके उस चीज़ से रिलेटेड वहाँ के लोगों के जज्बात समझें। वहाँ के लोग सोशली मॉरली इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना एक्सेप्ट नहीं करते। इस वक्त ये नहीं सोचना कि मैं उर्फ़े आम में एथिक्स को क्या सोचता हूँ, इस वक्त देखना है वहाँ के हिसाब से कैसा है। चौथे में क्या होगा, सॉल्यूशन देने हैं। सॉल्यूशन देते हुए फिर नहीं सोचना कि हर सॉल्यूशन को वो लोग कैसे परसीव करेंगे, आपने पहले सारे सॉल्यूशंस बयान कर लेने हैं। अगर आपको पहले से ही पता होता कि वहाँ के लोग नहीं चाहते बच्चे पढ़ें तो आपके जहन में सॉल्यूशन ही ना आता। ऐसे नहीं करना, सॉल्यूशन सोचते हुए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर जो पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं सामने लिस्ट बना देनी है। फिर आप हर सॉल्यूशन पकड़ना है, स्टेप 4 का सॉल्यूशन पकड़ना है और स्टेप 3 के नॉर्म्स के साथ मैच करना है। तो शायद मुझे जो सॉल्यूशन अच्छा लग रहा था कि बच्चों को पढ़ा भी दें और पैसे भी अच्छे दे दें, वालिदैन को लगता है कि बच्चों को छोटी एज में ज़्यादा पैसे मिल गए तो भी ख़राब हो जाएंगे, और अगर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने की लत पड़ गई तो काम छोड़ देंगे, बेचारे किसी भी काम से जाएंगे। पढ़ लिख के जो डिग्रियां लेके बैठे हुए उन्होंने क्या कर लिया। तो उस इलाके के मुताबिक मेरा ये सॉल्यूशन कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे मेरे लिए एक्सेप्टेबल था, लेकिन स्टेप 5 को जब मैंने देखा तो अच्छा नहीं लगा। अब क्या है, आउटकम के कॉन्सिक्वेंस देख लें। मैं कहा ठीक है जी, अब अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो अलग अलग आउटकम्स हैं, हर आउटकम के क्या क्या ताबकारी असरात हो सकते हैं। हम बच्चों को सिर से यूज़ ना करें, हमारी लेबर बहुत महंगी हो जाएगी। हम बच्चों को यूज़ करें, चाइल्ड लेबर इस्तेमाल हो रही है, और हम बच्चों को यूज़ करें प्लस स्कूलिंग दें तो हमारा खर्चा भी थोड़ा स्कूलिंग पे भी बढ़ जाएगा और थोड़ा उनको ज़्यादा पैसे देने पे भी बढ़ जाएगा। तो हमने देखा हर ऑप्शन के क्या क्या नुकसान आते हैं और फाइनली फिर डिसीजन ले लिया। डिसीजन लेते हुए आपने ये साबित करना है कि एक प्रोफेशनल आदमी ने सारे प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को देखा है, समझा है और उसके मुताबिक डिसीजन लिया है। बात समझ आई है? अगेन ये चीज़ समझने के लिए ना आइडियली एक प्रैक्टिकल सिचुएशन और उसके ऊपर जो है वो सवाल होना चाहिए। तो जब ये रिवीजन क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इन दोनों के ऊपर, एक केस स्टडी पकड़ के दोनों जो मॉडल्स हैं उनको उसी केस स्टडी से आंसर करने की। दिल में थोड़ा सा और बात करने का भी वो है ख्वाहिश, लेकिन दामन वक्त में ज़रा जगह थोड़ी सी कम है। ये 7 स्टेप, पहला स्टेप स्टैट्स, दूसरा एथिकल इशू, तीसरा इनके यहाँ के मुताबिक क्या सोच, चौथा क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं बगैर ये सोचे, पांचवा हर अल्टरनेट का एथिकल क्या वो मामला है, छठा जो भी आउटकम होगा उसके क्या क्या नुकसान फ़ायदे होंगे, एंड सातवां डिसीजन ले लिया जाए। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सर इसमें हम जो उस कंट्री का लॉ है उसको नहीं प्रेफर करेंगे या देखेंगे? जी अगेन जब हम यहाँ कहते हैं ना नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज रिलेटेड टू केस, तो हम कहते हैं प्लेसिंग डिसीजन इज सोशल एथिकल एंड सम टाइम प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट। तो अब समाजी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं और हो सकता है उस इलाके के कुछ प्रोफेशनल बिहेवियर्स में भी कुछ चीज़ें डिफाइंड हो। जब ICAP का कोड ऑफ एथिक्स के तहत करते हैं तो हम प्रोफेशनल बिहेवियर को भी देखते हैं। तो यहाँ हम कानून को नहीं देख रहे, हम समाजी ही एतबार से देख रहे हैं। इसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि कानून को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहा, ये सोसाइटी की जो वैल्यूज़ है उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ये मॉडल डेफिनेटिव आंसर नहीं देता, लेकिन आपको एक रास्ता बता देता है कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता है, रादर देन कि आप खुद ही से तुक्का लगाते। आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि इस तरीके से सोचो तो आपका माइंड ज़्यादा ब्रॉड होगा। और फिर भाई देखें, अगर आप इस मॉडल को ना फॉलो करते, आप बच्चों को लाजमी पढ़ाना शुरू कर देते और पैसे भी अच्छे दे देते, जबकि इस मॉडल को देखने के बाद वो ऑप्शन आपको अच्छी, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपने अपने दिमाग से सोचना हो। ये जो स्टेप 3 है ना, ये सबसे कीमती है। स्टेप 3 में वहाँ ग्राउंड पे जाके देखना है कि वहाँ क्या थॉट प्रोसेस है, वो लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या जज्बात है। ये सब चीज़ें तो एग्जामिनर ने बताई होंगी, एग्जामिनर ने सारी चीज़ें बताई होंगी, आपने सिर्फ उसको उठा के वो जो 7 हेडिंग्स के अंदर एक एक करके पिरोते चले जाना है। देन हमारा आता है ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल। ट्रकर कहता है भाई आप एक एथिकल इशू में आ गए हैं
आप पूछें 5 सवाल। 5 सवाल क्या हैं? आप पूछें कि जो हम करने जा रहे हैं क्या ये प्रॉफिटेबल है, नंबर 2 क्या ये लीगल है, क्या ये फेयर है, क्या ये राइट है, और क्या ये सस्टेनेबल है। 5 सवाल आपने 5 डायमेंशंस कवर करनी है, 5 अलग अलग बॉक्सेस पूरे करने हैं। अगर सवाल में डाटा दिया हुआ है तो 5 बॉक्स, नहीं तो सवाल में जितना डाटा दिया हुआ है उतने सवाल। पहला जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या वो प्रॉफिटेबल है, बच्चों से लेबर इस्तेमाल की जाए तो बच्चे कम पैसों में आएंगे, प्रॉफिटेबल है। नंबर 2 क्या लीगल है, पीछे हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर सवाल खामोश है तो हम कहेंगे कि ये लीगल का हमें नहीं पता लगा, हम इसका कुछ आंसर नहीं कर सकते। तो अगर वो बता दें कि इस मुल्क में इस तरह की ये वाली पाबंदी है तो आप कहेंगे ये लीगल नहीं है। देन क्या ये फेयर है। अब अगेन ये 2 सवाल हैं, इज़ इट फेयर और इज़ इट राइट, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये उनके हिसाब से सही है, क्या ये हमारे हिसाब से सही है। याद है मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उनके हिसाब से ठीक है। तो मैंने देखा प्रॉफिटेबल है, हाँ। मैंने देखा लीगल नहीं पता, लीगल का सवाल में डाटा नहीं दिया हुआ। फेयर है, हाँ जी उनके हिसाब से फेयर है। राइट है, नहीं अच्छी बात नहीं है, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या इससे इन्वायरमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा। एनवायरनमेंट वाला फ़र्क बताने के लिए उन्हें बताना पड़ेगा कि ये डिसीजन लेने से दरख्त कटने से बच जाएंगे, ये डिसीजन लेने से धुआं निकलना ख़त्म हो जाएगा, शोर ख़त्म हो जाएगा, बारिशें कम, मतलब वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर बताएं। तो इसमें ना मुझे लीगल समझ आया ना ये समझ आया। तो 3 सवाल हैं, प्रॉफिटेबल यस, फेयर हाँ, राइट नहीं, नहीं थोड़ा है और हाँ ज़्यादा है। तो निकी जी हाँ, वो निकी जी ना, और ज़्यादा सारी हाँ। कलेक्टिवली डिसीजन क्या बना। फॉर एग्ज़ाम्पल कानून कहता गलत और 3 जवाब होते सही, फिर क्या करता है। पे डिपेंड करते हैं कि हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं, यूटिलिटेरियनिज्म या रूल एथिक्स। इन सवालों पे आगे ना 2 अप्रोचेज होती हैं, एक को हम कहते हैं रूल एथिक, एक को हम कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। रूल एथिक्स ये कहता है कि भाई जो ड्यूटी, जो कानून ने जो आपको बात कह दी है वो आप पे मानना वाजिब है। और यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, एंड टू एंड पॉइंट देखो, अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, अल्टीमेटली फ़ायदा हुआ या अल्टीमेटली नुकसान हुआ। जैसे हमें पता लगा कि जी एक शख्स ने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया बहुत सारा, अदालत में उसका मामला चला गया और अदालत में साबित हो गया कि इसने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, लेकिन उस बंदे ने कहा मैं काम करता हूँ, मैं पाकिस्तान का 30% लोन पे कर दूँगा, मुझे इस केस में अंदर मत डालो। कानून क्या कहता है, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, बट इस बंदे ने ऑफ़र बड़ी मज़े की करा दी है। इसको सज़ा देने से एक इंसान को सज़ा हो जाएगी और माशरे को समझ आ जाएगी कि बुरे इंसान के साथ बुरा सलूक होता है, लेकिन अगर इसने पाकिस्तान का इतना बड़ा लोन अदा कर दिया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान फ़ायदे में है। तो अगर यूटिलिटेरियनिज़म के हिसाब से देखें ना, इसमें यूटिलिटी कितनी है, इसमें फ़ायदा कितना है, तो उसको सज़ा नहीं देंगे, उससे 30% लोन ले लेंगे। लेकिन जो रूल एथिक्स अप्रोच है वो क्या कहेगी कि भाई अगर कानून ने कह दिया तो बाकी 4 सवाल भले हाँ हैं, जब कानून वाले सवाल का जवाब ना आ गया ना तो बस ना। तो यूटिलिटेरियनिज्म इन 5 को कलेक्टिवली देखेगा, लेकिन जो रूल एथिक्स है वो सबसे पहले फोकस करेगा रूल्स को फॉलो करेगा, उसके बाद। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे मुल्क की कोई डिवाइस चोरी करना जुर्म है, किसी मुल्क के किसी इंटेलेक्चुअल बंदे को अगवा करना जुर्म है, लेकिन आप एक ऐसे बंदे को अगवा कर लें जो साइंटिस्ट हो, एक ऐसे इक्विपमेंट को अगवा कर लें या चोरी कर लें जो कि एटम बम का हो, और पाकिस्तान में आप एटम बम का एक सेटअप बना के और एटमी धमाके करके अपने दिफा को मजबूत कर लें और दुश्मन की मैली आँख को जो है वो सर्फ एक्सल से धो दें। यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से आपने बिल्कुल सही किया, ऐसा ही होना चाहिए था। रूल एथिक्स के हिसाब से आपने गलत किया। तो रूल एथिक्स इस सवाल पे बहुत ज़ोर देते हैं पेपर में। अगर वो खुद कह देंगे सवाल को आंसर करते हुए आपने रूल एथिक्स को फॉलो करना है तो लीगल सबसे पावरफुल चीज़ बन जाएगी। फिर बाकी सब हाँ में भी आ जाए ना, आपने लीगल को देखना है। और अगर वो कहें यूटिलिटेरियनिज्म या वो खामोश रहें तो आपने देखना है ज़्यादा जवाब हाँ है और कम ना है
तो आपने उसके मुताबिक जवाब दे देना है। फ़र्ज़ करें 2 जवाब यस हैं, 2 नो हैं और 5वां आपको समझ नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं समझ आ रही, तो आप कहें कि जी एज़ पर दिस क्वेश्चन अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पता लग जाए तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होगा। इस टाइम पे हमारे लिए दोनों डिसीजन एक जैसे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन हमें एक फ़ाइनल जवाब दे देगा। जी अगर सिनेरियो में ट्रकर मॉडल का है तो फिर जाहिर है आपने फिर ट्रकर मॉडल लगा के और आपने ये 5 सवाल अप्लाई कर देने, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन फ्रॉम देम आपने हमेशा यूटिलिटेरियनिज्म को फॉलो करना है। यूटिलिटेरियनिज्म है ही यही कि आपने इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखना है। तो अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो लाइसेंस कैंसिल, तो ये वाला है ना लीगल, इस सवाल का जवाब ना है। अगर वो सवाल में कहे कि आपने जवाब देते हुए लॉ को सबसे ज़्यादा फोकियत देनी है तो फिर आपने इस सवाल पे सबसे ज़्यादा टेंशन लेनी है। और अगर आपको ये ना कहे कि आपने फोकियत कैसे देनी है, बस फैक्टर्स बता दे, समाजी तौर पे ठीक है, लीगली गलत है, इन्वायरमेंटली ठीक है, फलाना सही है, तो आपने उन 5 को इधर पुट करना है। अगर आपके आधे से ज़्यादा जवाब येस में हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आप ओके कर दें, कोई मसला नहीं। तो जब हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं तो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, वन मस्ट कंसंट्रेट ऑन लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, द एंड पॉइंट, ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर देखेंगे। तो जिसमें अनफॉर्चुनेटली फिर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि अगर एक इलाके में धमाका करेंगे, मिसाइल फेंकेंगे तो दहशतगर्द का घर उड़ जाएगा जिससे 25 दहशतगर्द मारे जाएंगे, लेकिन उसके साथ कनेक्टेड घर में 3 मजलूम मासूम लोग हैं वो भी मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट फिर जब यूटिलिटेरियनिज्म पे जाती है तो वो उन 3 मासूमों को भी मार देती है। जब एक मुल्क ने कोरोना से अपने आप को बचाना था तो वो शुरू के टोटल 100 लोग जो कि कोरोना वाले थे उन सबको गोलियां मार दी, बच गए। ठीक है, वो फिर सेकेंड वेव में वो हो गया। तो कहने का मतलब है कि यूटिलिटेरियनिज्म इतना भयानक वो है कि फिर आप देखते हैं कि वसीदर मफाद की तरह है। डन। इससे पहले कि हम इस पर मजीद जज्बाती हूँ, जल्दी से अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। भाई का एक सवाल, ये अगेन वही वाली बात है ना कि ट्रकर ने वेटेज नहीं बताई, उसने कहा ये 5 डायमेंशंस हैं, 5 डायमेंशंस में आप सोचें, वरना अगर ये ना हो ना मैं हमेशा वेटेज दूंगा इसको। हर इंसान पर्सनल वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज देता है ना। भाई नाइकी कंपनी को पता है पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर गलत है, तो पर्सनल व्यू तो गलत है उनका, बट अगर वहाँ के लोग मर रहे हैं चाइल्ड लेबर के लिए, कह रहे हैं भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और जुल्म करेगा हमारे साथ, आओ हमारे बच्चों को नौकरियाँ दो, आओ हमारे बच्चों को सिखाओ, आओ इन बच्चों को कमाने के काबिल बनाओ, तो बाकी सवाल चीख चीख के कह रहे हैं कि यस। तो इसलिए फिर आपने अगर वेटेज देने बैठे ना तो हमेशा आप वेटेज इसी को देते रह जाएंगे, तो वेटेज नहीं है। स्टिल अगर पेपर में फिर भी दिल नहीं मान रहा तो आप कहें 3 सवालों के जवाब येस हैं, 2 के नो हैं, लेकिन चूंकि ये नो जिन सवालों पे हैं वो बहुत भारी हैं तो मेरा पर्सनल फैसला है। ठीक है, तो फिर इल्ज़ाम इस मॉडल को नहीं देना। पेपर में सवाल क्या आता है, इस मॉडल के मुताबिक जवाब दो, तो फिर आपने अपना जवाब दे देना, लेकिन अगर वो नंबर काटें तो आपने ज़्यादा दुखी नहीं होना, तो इमोशनल नहीं होना भाई। ठीक हो गया जी। चैप्टर 5 लें जी। अब चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 इंतहाई जेनेरिक चैप्टर्स। चैप्टर 4 में थोड़ी सी बातें ऐसी हैं जो याद रखने वाली हैं, बाकी चैप्टर 1 से 5 तक आपने पढ़ने हैं, समझने हैं, लेकिन दिल पे नहीं लेना। याद है पहले दिन उर्दू में लिखा हुआ था, दिल पे नहीं लेना। चैप्टर 5 चैप्टर 4 से काफ़ी कनेक्ट होता है और चैप्टर 5 पढ़ने के बाद चैप्टर 4 की बातें कुछ समझ आ जाती हैं, तो हम थोड़ा सा रफ्तार अपनी इस पर तेज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी और डिसरप्शन किसे कहते हैं? वर्ड इंटरप्शन का मतलब होता है कोई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन का मतलब होता है कोई आईटी की डिस्टर्बेंस। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिसरप्शन की बात करते हैं तो डिसरप्शन कहते हैं कि ऐसी चेंज को जिसने बिजनेस करने के तौर तरीके ही बदल डाले। तो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसी इनोवेशन है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने वो तरीके जैसे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस ऑपरेट करते थे वो बदल दिए, लोगों के चाल चलन तौर तरीके काम निज़ाम ही बदल दिए, पुराने तरीके ख़त्म और नए तरीके शुरू। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब
ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको डिफरेंट तरीके से काम करने में मजबूर कर दे। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में बच्चे घर जाते थे और वो अपनी किताबें खोलते थे और वो होमवर्क करते थे। आज घर जाते हैं और अपने मोबाइल खोलते हैं और नोटिफिकेशन चेक करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी ने आपको, जो आपका नॉर्मल एक साइकिल था कि आपको क्या करना चाहिए, उससे चेंज कर दिया। तो हम कहेंगे ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी ने बदल दी है वो वेज जिससे लोग काम करते थे। पहले लोग अपने काम की जगह से निकलते थे और पैदल चलते चलते घर जाते थे। ज़माना बदला, साइकिल पे घर जाना शुरू हो गए। आज के दौर में आप मोटरसाइकिलों पे घर जाते हैं, गाड़ियों पे घर जाते हैं। चीज़ें बदल गई। तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी या वो चीज़ जिसकी वजह से वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बदल गए। इससे पहले कि आईक्यू सोचता कि एक आसान एग्जांपल से समझाएं, उन्होंने सबसे वाहियात एग्जांपल उठा के ब्लॉकचेन की एग्जांपल दे दे। ऐसे ही बड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो बहरहाल चूँकि वक्त कम है, थोड़ा तेज़ी से इसको देखते हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली आज की एक तेज़ी से बढ़ती हुई चीज़ है, ट्रिपल एंट्री सिस्टम, जिसमें 3 अलग अलग एंट्रीज़ होती हैं एक ही चीज़ की, 3 अलग अलग जगह रिकॉर्ड हो रही होती है। क्लाउड बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, किसी एक के पास सब कुछ नहीं होता, अलग अलग पीसेज में डाटा होता है और डाटा इकट्ठा होकर एनालाइज होता है। सेफ होता है, हर ब्लॉक के साथ एक दूसरा ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का रेफरेंस नंबर होता है। तो अगर आप किसी भी डाटा के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो ये बॉक्स आपस में मैच नहीं करेंगे और जिसकी वजह से गड़बड़ होगी। ये ऐसे ही है जैसे जो है वो एक बंदे के पास अक्सर हुंडी हवाला वाले क्या करते हैं, रसीद के तौर पे एक 100 रुपये का ऐसे नोट पकड़ते हैं और उसको दरमियान में से ऐसे करके, ये फिर भी बेहतर लाइन है, उसे फाड़ देते हैं। ऐसे चर्र किया, एक कागज़ एक बंदे को दिया, एक कागज़ दूसरे बंदे को दिया। अब ये 2 बंदे जब दोबारा ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेंगे तो अपनी अपनी जेब से ये फटा हुआ नोट निकालेंगे। जी, जैसे वो नक्शे वगैरह अलग अलग हुए होते हैं। तो होगा ये कि जब ये वाला बंदा इस वाले बंदे से मिलेगा और एग्जैक्टली उसके पास वो पीस होगा जो परफेक्टली दूसरे पीस के साथ फिट होगा, तो समझ आएगी कि यही हैं वो ओरिजिनल बंदे जो ऑथराइज हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो देखें, एक 100 का नोट आप पकड़ के उसको ऐसे फाड़े। मेरे पास 100 का नोट है ही नहीं, मेरे पास बटवा ही नहीं है, मेरे पास बटवा नहीं है, मेरे पास एक कागज़ है। ये मेरे पास एक कागज़ है, ये एक कागज़। जब आप कागज़ फाड़ते हैं तो उसकी बहुत डिसेंट 2 टुकड़े होते हैं। अजीब व गरीब सा। इस कागज़ को 100 दफ़ा फाड़े, ये दोबारा ऐसा नहीं फटेगा। कोशिश करें, घर जाके जिस रजिस्टर पे MFA लिखा हुआ है उसके हर सफ़े को पकड़ के, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी फाड़ेंगे तो वो एक रैंडम पैटर्न बनाता चला जाएगा और ये वाला रैंडम पैटर्न उसके साथ रेजोनेट कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा और कागज़ नहीं होगा जो एग्जैक्टली से, अब इस सफ़े की 100 फोटोकॉपियाँ भी हो ना, तो एग्जैक्टली परफेक्टली इस तरह का डिज़ाइन शायद इतने आराम से दोबारा नहीं बन सकेगा। और ये फिर कागज़ है। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं, हर ब्लॉक के साथ दूसरे ब्लॉक का एड्रेस होता है। सिर्फ दुनिया में यही 2 ब्लॉक जब जुड़ेंगे तो वो चीज़ पढ़ी जा सकती है, अगर ये ना जुड़े तो वो चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये हुंडी वगैरह में या जो दूसरे मुल्क पैसे भेजते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, वो इस तरह से करके एक कागज़ दूसरे को देते हैं, एक अपने पास रख लेते हैं और फिर 2 महीने बाद जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो कहते हैं हाँ भाई तुम अपना वर्का निकालो, ये अपना वर्का निकालते हैं, ऐसे करके उसे रखते हैं। अगर वो परफेक्टली मैच कर जाए तो पता लग जाता है कि हाँ ये 2 एग्जैक्टली ऑथराइज लोग हैं। उस दौर में नहीं, आज भी ऐसा ही हो रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। तो ब्लॉकचेन में ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, एक ही ट्रांजैक्शन के छोटे छोटे पीस स्टोर कर लिए, ये पीस जब इकट्ठे होंगे तो पढ़े जा सकते हैं, वरना नहीं पढ़े जा सकते। टोरेंट पे फिल्में डाउनलोड करते हैं, आपके पास एक मूवी के कुछ टोरेंट्स पड़े हुए हैं, एक जगह से डाउनलोड हुए हुए हैं, आपने कहीं और से कुछ और पीसेस पकड़े, इन दोनों को जोड़ा, फिल्म बन जाएगी। एग्जैक्टली वही वाले पीस जितने टुकड़ों में डिवाइड हुई हुई है उतने ही पीसेस को दोबारा जोड़ेंगे तो वो फिल्म चलेगी, वरना वो फिल्म नहीं चलेगी। तो ब्लॉकचेन इस टेक्नोलॉजी पे चलती है कि वो सारी चीज़ों को छोटे छोटे डाटा में डिवाइड कर देती है, एक चेन बन जाती है, चेन कनेक्टेड होती है और फिर मिलके चल रही होती है। तभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात पे कि गलत जगह गलत एग्जांपल दे दी। अच्छा वाला चैप्टर हमने तेज़ी से चलाना है और फिर ब्लॉकचेन बीच में आ जाती है। जी, इंटरनेट में भी तो डेटा ट्रैवल, जी इंटरनेट में सारा कुछ डिवाइड हुआ हुआ है।
इसमें एक डाटा, किसी एक डाटा को डिवाइड किया हुआ है, उसमें भी सर जब ट्रांसफर करते हैं तो पैकेट्स में डिवाइड, लेकिन वो यूनिफॉर्म पैकेट्स होते हैं, वो हमेशा बिट्स और बाइट्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जबकि ये आपने अनऑर्गेनाइज डाटा दे दिया है। तो जब तक ये दो डाटा आपस में जुड़ेंगे नहीं, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब ट्रांजैक्शंस की जब एंट्री होती है तो डेबिट इधर, क्रेडिट इधर, और एक तीसरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे। इस ट्रांजैक्शन को दोबारा देखने के लिए डेबिट और क्रेडिट के साथ वो तीसरी चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वो तीसरी चीज़ नहीं है तो ये डेबिट क्रेडिट भी पढ़े नहीं जा सकते। तो दुनिया में अब ये चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है और इसके ऊपर पूरी करेंसीज चल रही हैं। बिटकॉइन पूरा का पूरा इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि जिसमें लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। खैर, टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा जी ह्यूमन माइंड नॉर्मली लीनियर तरीके से काम करता है, एक्सपोनेंशियली काम नहीं करता। इंसान एक वक्त में एक दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें साथ साथ कर सकता है, लेकिन सैकड़ों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर भाई साहब जो है ना, वो बड़ा कुछ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है, कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ गई है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई है आज के दौर के कंप्यूटर्स की। तो आज के दौर के कंप्यूटर्स इतने तेज़ हो गए हैं कि आप इनको एक वक्त में 100 काम भी दे दो तो ये इंसानों से तेज़ कर देंगे, और इंसान 2 काम करने में अच्छा खासा टाइम लगा देगा और ये फटाफट करते जा रहे होंगे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को बताते हुए उन्होंने समझाया कि इंटरनेट किसे कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको बताने की ज़रूरत है। इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स, इतने सारे नेटवर्क जब एक बड़े नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट। आज के एरा में इंटरनेट के बगैर आपको सांस नहीं आता। आज के एरा में इंटरनेट एक इतनी ज़रूरी चीज़ बन गई है कि कंपनियों के सारे सर्वर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आपके सारे ऑनलाइन लेक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ईमेल्स, डाटा, अकाउंटिंग, मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है ई बिज़नेस। जब आप बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करते हैं तो ई बिज़नेस। जब आप बिज़नेस के अंदर आईटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जब बाइंग एंड सेलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही होती है, जब चीज़ों की ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही होती है, जब ऑनलाइन लेक्चर्स की बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन तरीके से हो रही होती है, तो ये सारा क्या है? ये ई बिज़नेस। तो ई RAET बन जाते हैं वो सारे RAETs जो कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक RAET बन जाते हैं। फिर उनको बहुत बड़ी बड़ी प्लेसेस नहीं चाहिए होती हैं, उनको सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जिस्टेंस चाहिए होती है। एम कॉमर्स, मोबाइल से जो कॉमर्स हो रही है। अगर आपका मोबाइल बाइंग एंड सेलिंग में आपको हेल्प कर रहा है, अब बिजनेसेस को पता है कि लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो पुराने बिजनेस जो टीवी पे ऐड देते थे कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप परचेज़ कर लें, मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, मोबाइल में आप चलते चलते एक पेज आता है, आप क्लिक करते हैं तो वहीं पे होता है प्लेस ऑर्डर। आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, फ़ौरन से एक व्हाट्सएप में उसके आप नंबर तक पहुंच जाते हैं कि अगर आपने उनसे मैसेज पे कुछ पूछना है। तो एम कॉमर्स इज़ मोबाइल को यूज़ किया जाए और कॉमर्स की जाए। मोबाइल को यूज़ करते हुए सेल और परचेज़ किया जाए। सब लोगों के हाथ में मोबाइल तो है ही, तो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से राग़िब करके और मुख्तलिफ़ अच्छी अच्छी चीज़ों की बाइंग एंड सेलिंग उनसे करवा ली जाए। तो एम कॉमर्स में मोबाइल को एक ज़रिए के तौर पे इस्तेमाल करके बिजनेसेस अपनी बाइंग एंड सेलिंग को बेहतर करते हैं। मोबाइल मीडियम बनता है और चीज़ें अच्छे तरीके से चल पड़ती हैं। फिर लोगों के मोबाइल ही उनके वॉलेट भी बन जाते हैं। मोबाइल में उनके पास इजी पैसा के अकाउंट होते हैं, मोबाइल में ही उनके पास मोबाइल वॉलेट होते हैं, रास ट्रांसफ़र होता है। पता है रास ट्रांसफ़र जो स्टेट बैंक वगैरह ने वो कर दिया, अब आपके वो नंबर से कनेक्ट हो जाता है, आपके NIC नंबर से भी कनेक्ट हो जाती है चीज़ें। तो एम कॉमर्स में मोबाइल को यूज़ करते हुए आप सारे बिज़नेस को रन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो मोबाइल पे डील करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल ऑर्डर जाते हैं, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होती है और सारा बिजनेस ही मोबाइल के ऊपर होता है। देन सोशल नेटवर्किंग। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग काफ़ी ज़रूरी है। अब बिज़नेस को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। तो कॉलेज के अंदर अनाउंस करने से पहले फेसबुक पे अनाउंस करना पड़ रहा होता है, व्हाट्सएप पे अनाउंस करना पड़ रहा होता है, बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ होगा लाइब्रेरी के टाइम रात 12 बजे तक, लेकिन शायद ही किसी ने देखा होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस किए हुए होंगे तो सबने देखा होगा कि हाँ भाई वो लाइब्रेरी के टाइमिंग चेंज हो गए। तो ज़माना ऐसा है कि लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वाई नॉट बिजनेस इस चीज़ को समझ जाए कि सोशल मीडिया इस वक्त लोगों की लिवलीहुड है। तो रादर देन आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के मार्केटिंग की जाए प्रोडक्ट्स की, वाई नॉट फेसबुक पे बिज़नेस अपनी मार्केट करें और मार्केटिंग करके आप तमाम लोगों के सामने पहुँचें और आप तमाम लोगों को दिलफरेब तरीके से टारगेट करें। तो बिजनेसेस सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बनाते हैं। बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि हमने ये चीज़ ख़रीदनी है, तो फ़ौरन से कुछ गूगल के पेजेस आ जाते हैं, गूगल एड्रेसेस आ जाते हैं। तो जिस पे कॉल करने की ऑप्शन हो, जिस पे ऑर्डर करने की ऑप्शन हो, उसको सेलेक्ट करते हैं। जिस पे ये ऑप्शन ना आ रही हो उसको सेलेक्ट भी नहीं करते। तो फिर बिजनेसेस को समझ आ गई कि दुकानें अपनी जगह, हमें अपने गूगल एड्रेसेस बनाने हैं।
हमें गूगल पे अवेलेबल होना है, हमें फेसबुक पेज पे अवेलेबल होना है। आपकी असल दुकान जितनी मर्जी थकी हुई है, फेसबुक का पेज ऐसा खूबसूरत करके वो चीज़ों को लेके चल रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे 2 नंबर बिजनेसेस आ गए जिन्होंने फेसबुक को खूबसूरत बना दिया। लोग फेसबुक पे बिज़नेस देखते थे, वो कहते थे बड़ा बेहतरीन है। तो नॉर्मली फेसबुक पे जो है वो चीज़ें देख के बिल्कुल बड़े आराम से किसी को गुमराह किया जा सकता है। स्कूल्स के अक्सर ऐड आते हैं, फेसबुक पे कहते हैं जी हमारा स्कूल बड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर और ये एक्टिविटीज़ कराता है, और अचानक से कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं और बच्चे पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और उनकी तस्वीरों वो 5 साल में कोई एक दफ़ा एक्टिविटी की होगी, उन सारों की तस्वीरें जोड़ के वो एक अच्छी सी वीडियो बनाई हुई होती है। वालिदैन उसको देखते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा स्कूल है, यहाँ बच्चों को एडमिट कराते हैं। तो सोशल मीडिया के ज़माने में बिज़नेस शुड यूज़ एंड अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया को किस तरह से लेके चला जा सकता है। डन। ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स। पुराने ज़माने में ब्लॉग्स होते थे, लोग रिटन कुछ आर्टिकल्स लिखते थे और दुनिया पढ़ा करती थी। ज़माना है आप लोगों का, आप लोगों को पढ़ाई से लेना देना ही कुछ नहीं। आप कहते हैं टीचर का लेक्चर चल रहा हो, उसको 1.5 पे चलाएं, ना मज़ा आए तो 2 पे चला दें, ठीक है। और कुछ पोर्टल्स तो आपको 4 तक जाने की कैपेसिटी भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा सुनना तो चाहता ही नहीं है हमें, बस चलो उसने बस पैसे ही देने ना, आए जल्दी से पैसे दे और निकल जाए। तो ब्लॉग एक रिटन आर्टिकल होता था, लेकिन अब आजकल रिटन आर्टिकल लोग नहीं सुनते, लोग वीडियोस देखते हैं। तो वीडियो बनाने वाले वीडियो के अंदर वो सारी बातें ज़बानी कर देते हैं, और चूंकि आपको कुछ ग्राफिक्स के साथ नज़र आ रही होती है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आप 7-8 मिनट में वो सब समझ जाते हैं जो 15-20 मिनट का ब्लॉग वेब बेस्ड जो डॉक्यूमेंट था वो पढ़ने में आपको टाइम लगता। और यहाँ नज़र आता है कि किताब बनाने वाला आवाज़ार बैठा हुआ था इन व्लॉग से, तो उसने कहा ऑल दैट नीडेड इज़ एक्सेस टू अ डिजिटल कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट। उसने कहा व्लॉग बनाने के लिए तालीम व तरबियत, अक्ल शऊर, नॉलेज, अच्छा कंटेंट ये नहीं चाहिए, आपको एक कैमरा चाहिए और एक इंटरनेट चाहिए। तो वो शदीद तब की लाइन देखते ही नज़र आ रहा है कि उसको कितनी तकलीफ़ होती है, ठीक है। खैर, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो उसने किया क्या भाई? टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसने दुनिया के बिज़नेस उड़ा के फेंक दिए। जैसे इन्होंने चंद एग्जांपल दिए हैं, इन्होंने कहा भाई गूगल ने येलो पेजेस का बिज़नेस तबाह कर दिया। येलो पेजेस जिसमें बिजनेसेस के एड्रेसेस होते थे, कॉन्टैक्ट्स होते थे, हर मुल्क में येलो पेजेस चलता था। हर मुल्क में एक बड़ी सी किताब छपा करती थी या काफ़ी सारी किताबें छपती थी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की, अलग अलग बिजनेसेस की, अलग अलग फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस की डिटेल होती थी। लोग उस पर जाते थे, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुए होते, चलते 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 एक जगह पे पहुंचते थे और वहाँ पे कॉल करते थे और फिर डील करते थे। अब लोग इतनी मेहनत नहीं करते, गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। तो येलो पेजेस का एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ करता था, एक टाइम पे $60 बिलियन का बिजनेस था। इस वक्त वो $1 बिलियन से भी छोटा बिजनेस रह गया, गूगल ने उजाड़ दिया है। Airbnb या Booking.com वगैरह 25 बिलियन से ऊपर का बिजनेस है। इसने होटल इंडस्ट्री को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। कोई एक होटल नहीं है, लेकिन होटल बुकिंग की दुनिया की चंद बड़ी वेबसाइट्स में से एक है। फिर Booking.com, दुनिया में होने वाली बहुत ज़्यादा बुकिंग्स उस वेबसाइट के थ्रू होती हैं, उसके अपने होटल नहीं है, वो सिर्फ मिडल मैन है। सिर्फ आपको अच्छा पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जिससे आप यहाँ बैठे बैठे कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी होटल को बुक करा के उसकी पेमेंट कर सकते हैं, उसकी तस्वीरें देख सकते हैं, उसके लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ऊबर 50 बिलियन से ऊपर का बिजनेस है। लोकल ट्रैवल टैक्सी बिजनेस को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया इन्होंने। एक भी गाड़ी इनकी अपनी नहीं है और बिजनेस है $50 बिलियन से ऊपर का। फिर आप ये देखिए दराज वगैरह, इस तरह के सारे बिजनेसेस, ये सारे वो बिजनेसेस हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और फिजिकल दुनिया की डायमेंशंस ही बदल दी। अगेन एग्जांपल दूंगा तो आप लोग कहेंगे मार्केटिंग। नियर बियर 2 साल पहले एक टाइम पे 6000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उस वक्त कोविड आने के बाद लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे थे, अच्छे तरीके से नहीं शिफ्ट हुए थे। तो ऐसे में द ओनली बिजनेस जो बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन कर रहा था, चूँकि वो पहले से ही ऑनलाइन करते आ रहे थे, तो 6000 स्टूडेंट्स को उन्होंने ऑनलाइन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया। फिर कॉलेजेस को समझ आया कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे तो रुल जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अब एक फ़िज़िकल कॉलेज भी फ़िज़िकल कम और ऑनलाइन ज़्यादा है। हम इस वक्त जिस कमरे में बैठ के ये क्लास कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वाली असल क्लास भी इस कमरे में पूरी आ सके।
तो यहाँ पे वो उस क्लास के बच्चे भी मौजूद हैं, बाहर से आए हुए बच्चे भी मौजूद हैं, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बरकत ही बरकत है। कल मैं एहतियातन इधर लाइन बिछाने के बाद ऊपर वाले कमरे को बैकअप पे भी रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि ऑनलाइन अवेलेबल है, गायब हो गए। तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी या जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, ये बिजनेसेस डिसरप्ट हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी जो है बिज़नेस के काम करने के पैटर्न्स बदल देती है। सच्ची बात पता है क्या है, इससे आगे जो 10-11 तरह के बिजनेस सेक्टर्स दिए हुए हैं, उनके एग्जांपल्स दिए हैं। पुराने ज़माने में किताब में वो चलते चलते टेक्स्ट में आती थी। इस वक्त आई कि अपने जो किताब में चेंज किया, उन सारी एग्जांपल्स को उठा के उसने एग्जांपल्स कह दिए। आपको पता है एग्जांपल में और टेक्स्ट में फ़र्क क्या है? लॉ अगर चल रहा हो और लॉ में एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, टेक्स्ट में लिखी नज़र आ रही है, तो वो सिलेबस कैसा है वो याद करनी है। फिर उसको समझाने के नीचे बॉक्स में एक एग्जांपल दी होती है, वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। एग्जांपल करके उसको समझने के लिए समझना होता है। तो पहले किताब का फॉर्मेट ये था कि जितनी भी एग्जांपल्स थी ये सब मेन टेक्स्ट करके दी हुई थी। अभी रिसेंटली जो चेंज आया है उसमें इन सारी एग्जांपल्स को उन्होंने एग्जांपल्स कह दिया है। एग्जांपल्स कह देने से समझ ही आती है कि अब वो ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए। तो आपने अब उनको याद करने की तरफ नहीं जाना, बस आपने जहन बनाना है कि हाँ भाई क्या क्या किस किस सेक्टर में क्या हुआ है। थोड़े से सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग के डायनामिक्स ही बदल गए टेक्नोलॉजी से। पहले बैंकिंग फिजिकल में होती थी, बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती थी, लंबी लंबी लाइनें होती थी, टोकन सिस्टम होता था, लोग बैठे अपनी बारियों का इंतजार कर रहे होते थे। अब क्या है, अपना मोबाइल पकड़ते हैं, ऐसे ठग करके अपनी ऐप से बिल पे कर देते हैं, अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब पूरे साल में मुश्किल से 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जब आपका बैंक चक्कर लगे, वरना सारा काम आपका ऑनलाइन हो रहा होता है। तो बैंकिंग के बिज़नेस चेंज हो गए। अब बैंक 2-3 मल्ले की ब्रांच के साथ जो है वो अरबों रुपए के जो फंड्स हैं उनको डील कर लेता है। पहले 1-1, 2-2 कनाल की ब्रांचेस चाहिए होती थी, इन्हें बड़े बड़ा सेटअप चाहिए होते थे, लॉकर्स चाहिए होते थे। अब लोगों की डिजिटल करेंसी है, अब लोगों के अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे और लोग अपने पास ऐप वगैरह के थ्रू उसको डील कर रहे हैं। तो बैंकिंग में फिर इजी पैसा, जैज़ कैश, इस तरह की चीज़ों के आने से बैंकिंग सेक्टर को भी हिट पड़ी और लोगों ने इस तरह के मोड्स को भी यूज़ करना शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा कन्वीनियंट, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा बड़े लेवल पे कर दिया। पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतनी नहीं होती थी, अब एक स्टूडेंट भी बैंक ट्रांजैक्शन करना जानता है जस्ट बिकॉज कि उसमें टेक्नोलॉजी आ गई। और वालिदैन कहते हैं बेटा ये बस इसको ट्रांसफ़र करने का पता नहीं क्या सिस्टम है, ये मेरे पैसे अकाउंट में पड़े हैं, ट्रांसफ़र कर दो। बच्चा जनाब वहाँ से 2 ट्रांसफ़र करता है, एक अपने मोबाइल में ईजी लोड और दूसरा ट्रांसफ़र जो है वो कॉलेज की फ़ीस, ठीक है। वो वालिदैन बेचारे जो है ना वो हैं ईजी लोड कुछ नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, अमाउंट इतनी छोटी हो कि पकड़ी ना जाए। वालिदैन को लगे वो सर्विस चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा कटे हुए होंगे, जब स्टेटमेंट आए, मैसेज आए कि वो इतने पैसे कट गए, 500-600। कितने जालिम लोग हैं आप। 2-2.5 कर दें, फिर वो कह देंगे वो एनुअल जो फी लगती है वो। अच्छा, जनरली मैं एग्जांपल देते हुए सोच रहा था कि आप तड़प के कहेंगे सर क्या बात करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। वालिदैन का पैसा है, आपने हमें 2 नंबर इंसान समझा हुआ है, आप हमें बेईमान चालबाज इंसान मानते हैं। आप कहते हैं सर इजी पैसा, जैसी छोटी बात कर दी आपने, गेम उठाएं ले जी, आपने है ना जज्बात मजरू कर दी। एक आध और सेक्टर देख लेते हैं, रिटेल एंड ई कॉमर्स। रिटेल क्या है? ये जो दुकानें, ये जो इस तरह से करके दुकानों की आहिस्ता आहिस्ता एग्जिस्टेंस ख़त्म होती जा रही है। पहले बड़े बड़े सेटअप होते थे, छोटे होते जा रहे हैं, मार्केटों के रश ख़त्म होते जा रहे हैं। वो लोग जिनको ऑनलाइन की एक्सेस नहीं है वो मार्केट्स में जा रहे हैं, और जिनको ऑनलाइन की एक्सेस है वो घर बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं। ग्रॉसरी के स्टोर तक लोग नहीं जा रहे, घर बैठे बैठे शॉप कर रहे हैं। कपड़े तक घर बैठ बैठ के मंगवा रहे हैं, खिलौने घर बैठ के मंगवा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि दुकानों को समझ आ गया कि भाई हमें अच्छी जगह दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छा ऑनलाइन स्टोर होने की ज़रूरत है। तो एक बड़ा सा गोदाम पकड़ेंगे, फ्रंट पे एक छोटी सी दुकान रखेंगे और अपना ऑनलाइन स्टोर चालू कर देंगे। उससे ये होगा कि आप पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल के सप्लायर होंगे, जबकि असल में आपका बड़ा छोटा सा बिजनेस होगा। तो अब मॉल्स वगैरह में लोग जो है वो अब शॉपिंग के लिए कम जाते हैं और घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जाते हैं। इसीलिए मॉल में वो जगह जहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है वो फूड कोर्ट होती है, कि वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं या सिनेमा में इकट्ठे हुए होते हैं। अदरवाइज़ अलग अलग जगह लोग फिर रहे होते हैं, उस दुकान में गए, उस दुकान में गए, ऐसे रेट पूछा महंगा, ऐसे रेट पूछा महंगा, ऐसे रेट पूछा महंगा, घर चले गए। जो ख़रीद नहीं सकते वो वहाँ पे फिर रहे होते हैं, और जो ख़रीद सकते हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना कि वहाँ जाएँ, वो घर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो इन एनी केस
डायमेंशंस बदल गई बिजनेसेस की, और रिटेल सेक्टर ऑनलाइन होने की वजह से, आईटी आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हुआ, और अब उन्हें बड़े बड़े स्टोर्स की ज़रूरत नहीं है, और वो बिजनेसेस जिसने टाइम पे, अब दराज ने टाइम पे फैसला किया और बड़ी जल्दी इन हो गए। homeshopping.pk, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने टाइम पे डिसीजन लिया और अपने ऑनलाइन स्टोर को शुरू किया, और अब उस ऑनलाइन स्टोर होने की वजह से आज उनकी सेल किसी भी और फिजिकल यूटिलिटी स्टोर से काफ़ी ज़्यादा है। मेट्रो जैसे इदारे को जो होलसेल वगैरह में भी डील करता है, मजबूरन अपनी ऐप देनी पड़ी, हाइपरस्टार को, केयरफोर को, इन सबको अपनी ऐप्स देनी पड़ गई। हमने एक डिस्कस करता था ना, कोई एक अवाम ने बस चेक करें, मतलब इस वक्त जो है ना, जोश मेरा ठंडा होना चाहिए था, आपका ठंडा हो गया, पेपर आपने देने हैं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, ये एग्जांपल्स ही हैं, अब इस पे हमें टेंशन नहीं है, हम आगे अपने रेगुलर फ्लो में चलेंगे। जिस भी लेक्चर में हमें किसी में 10 मिनट बच गए, इनमें से 2-3 एग्जांपल्स कर लेंगे, किसी में 5 मिनट बच गए, इनमें से एक आधा एग्जांपल कर लेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स ही हैं। अब क्या चीज़ पीछे बच क्या गया, चैप्टर 1 से लेके 4 क्या बात कर दी, और अब हमारी क्लास का टाइम हम लोगों ने 2 बजे सेट कर दिया है ना, तो बस फिर अगले 3 दिन भी 2 बजे तक आते रहते हैं, इंशाल्लाह ताला सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं यहीं से ही।